हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास 11th आर.एस. शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बात करता है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो कौन सा था? वो था आपका ऋग्वैदिक पीरियड। तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा वैदिक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स बताए थे मैंने आपको वैदिक पीरियड के, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। मैंने आपको ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा दिया था। चैप्टर नंबर 8 हमारा इसी से डील करता है। आज हमको यह देखना है कि किस प्रकार से चेंजेस जो होते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, यह हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं, अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं भी देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। बट स्टिल आई वुड से कि आपको वो पार्ट देखना जरूरी है, वो चैप्टर देखना जरूरी है डिटेल में समझने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि दैट विल बी इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। यह है चैप्टर का नाम आज हमारे, और ये टॉपिक्स हम ऐसे कवर करने वाले हैं। बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है तो बड़ा ही लगता है कि अरे बड़ी अंग्रेजी लिखी है, बड़े कठिन टॉपिक लिखे हैं। कोई कठिन टॉपिक नहीं लिखे हैं। देखो, पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपका एक्सपेंशन होता है वैदिक पीरियड का, है ना। यानी कि अभी तक हमने ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा, अब हम लेटर वैदिक पीरियड में हैं। तो हम ये देखेंगे किस प्रकार से एक्सपेंशन होता है। और जब मैंने एक्सपेंशन की पीरियड की बात करना है तो मैं बात करूंगा 1000 से लेकर 500 बीसी की पीरियड की बात की। राइट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कहां से कहां तक। इससे पहले वाले मैंने बताया था आपको 1500 से लेकर 1500 से लेकर 1000 बीसी। एंड आई टोल्ड यू कि दोनों पीरियड्स की जो डिवाइडिंग लाइन है दैट इज 1000 बीसी। और 1000 बीसी में क्या हुआ था? आयरन की डिस्कवरी हुई थी। याद कर लो, है ना। डिस्कस करूंगा, अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, बस लेक्चर में बने रहना, ठीक है। और अब बहुत ही आपको अच्छी बातें बताऊंगा आज मैं रिलेटेड टू लबासना। जहां आप जाने की तैयारी कर रहे हो या जहां आप जाना चाहते हो, वहां की मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे शेयर करूंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं गया था लबासना, तो बताता हूं आपको उसके बारे में, ठीक है। तो हम एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। देन वी विल डिस्कस कि इस लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि उस वक्त की इकोनॉमी क्या थी। ये चीज हम लोग यहां समझेंगे, व्हाट वाज द इकोनॉमी उस वक्त। हम देखेंगे पॉलिटी क्या थी उस वक्त की, सोसाइटी क्या थी उस वक्त लेटर वैदिक पीरियड की। और आप गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी से समझ पा रहे हैं इन क्रक्स कि इस वक्त का रिलीजन क्या था। ये 4 पॉइंट्स है बेसिकली हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। और मैं इस चैप्टर को और लास्ट वाले चैप्टर को कंपेयर करूंगा। ऋग्वैदिक पीरियड में कैसी इकोनॉमी थी, ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में कैसी इकोनॉमी है, ऋग्वैदिक पीरियड में कैसी पॉलिटी है, लेटर वैदिक पीरियड में किस प्रकार की पॉलिटी है, ऋग्वैदिक पीरियड में कैसी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी, लेटर वैदिक पीरियड में किस प्रकार की सोसाइटी है, ऋग्वैदिक पीरियड में किस प्रकार का रिलीजन था, लेटर वैदिक पीरियड में किस प्रकार का रिलीजन था। दोनों चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएंगे माइंड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहां से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री ना एक बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले मैं आपको ना इसी चीज से शुरुआत करता हूं। पहले आप लोग यहां लिख लीजिए वैदिक पीरियड, प्लीज राइट वैदिक पीरियड। और जो भी यहां पर मैं ये फ्लोचार्ट बनाऊंगा, इन फ्लोचार्ट्स को आप भी बना लीजिएगा। वैदिक पीरियड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। एक आपका हो गया लिखिएगा, जिसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड हमको इस पीरियड के बारे में जो जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ऋग्वैदिक पीरियड। कभी कभी आप देखोगे तो मैं इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलूंगा। क्या? अर्ली वैदिक पीरियड। लिख लीजिएगा, अर्ली वैदिक पीरियड। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, ईवीपी। ठीक है, क्लियर। दूसरा फेज ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 वाज ऑल अबाउट ऋग्वैदिक पीरियड। फिर हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में अबाउट दी लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं LVP। आगे भी मैं आपको इसी से लिखूंगा। क्लियर। ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक चल रहा था? नोट करिएगा, 1500 से लेकर
1000 बीसी तक आपको मिलता है ऋग्वेदिक पीरियड। क्लियर है ना? ऋग्वेदिक पीरियड क्यों? क्योंकि हमें यहां जब हमने आर्यंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि हमको जो जानकारी है इनके बारे में वो ऋग्वेद से मिलती है, इन टेक्स्ट से मिलती है, तो वो पीरियड हम बोलने लगे ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है ना? अब ये जो आप देख रहे हो लेटर वैदिक पीरियड, इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे अदर टेक्स्ट यहां पर सामने आते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इस जगह से आएंगे। हम इसको लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे हैं। क्लियर है? यहां पर भी हमको इंफॉर्मेशन इन्हीं से मिलती है, हमें अदर इस पीरियड के टेक्स्ट से मिलती है। ठीक है? लेकिन वो ऋग्वेदिक पीरियड के बाद का पीरियड है। तो ये जो पीरियड है इसको हम लोग बात करेंगे फ्रॉम 1000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 500 और यू कैन से कहीं कहीं आपको 600 बीसी मिलेगा। आर.एस. शर्मा 500 बीसी लिखता है। क्लियर है? इन दोनों की जो बीच की डिवाइडिंग लाइन है, जो इन दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन है, दैट इज 1000 बीसी। क्यों 1000 बीसी क्यों रखी गई? क्योंकि इधर होती है आयरन की डिस्कवरी। आयरन वॉज डिस्कवर्ड। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? सिंपल और नॉट। वैदिक पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे थे। वैदिक पीरियड मतलब वह पीरियड, इतिहास का वह पीरियड जहां पर हमको इंफॉर्मेशन वेदाओं से मिलती, वेद से मिलती है। समझ में आ रहा है इतिहास कैसे चल रही है? स्टोन एज देखा हमने। स्टोन एज मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। देन आई टॉट यू अबाउट द चाल्कोलिथिक पीरियड जहां पर कॉपर स्टोन एज आ गया। हड़प्पा बताया मैंने आपको, है ना? और मैंने कहा था टेक्निकली देखा जाए तो ये पहले पीरियड आएगा, बाद में ये आएगा, पढ़ना में चाहिए। हड़प्पा देखा हमने, है ना? वो डिस्कस किया एंड देन नाउ वी आर ऑन द वैदिक पीरियड। यहां तक कहानी क्लियर हो रही है? एकदम एंशिएंट हिस्ट्री माइंड में एकदम फ्लो चार्ट की तरह आपकी चिपक जानी चाहिए। क्लियर? ये हमने चैप्टर 8 बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि याद हो जाए। और ये चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं और दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन 1000 बीसी, आयरन की डिस्कवरी हुई। यहां से आप देख रहे हो क्या, एक नया पहला टूल आपको देखने को मिल गया, आयरन। अब जो भी यहां से टूल इंप्लीमेंट्स बनेंगे वो आयरन के टूल्स बनने लगे। यहां से आपको आयरन के टूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो एक बड़ा फीचर दिखता है वो है एक्स। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब जब मैं आपको ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाऊंगा, मैंने नोट्स भी इसमें लगा रखे हैं। ठीक है, नोट्स भी लगे हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए हैं। लेकिन मैं जो बना रहा हूं उसको जरूर पढ़ लेना। देखो, मैं जब आपको ये वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूं, वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में हम लोग ट्रांजिशंस देखेंगे। ट्रांजिशन कैसे, चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं आपको, चेंजेस कैसे होते हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे ऋग्वेदिक पीरियड की, या जिसको मैं बोल रहा था अर्ली वैदिक पीरियड, और एक हो गया आपका लेटर वैदिक पीरियड, या जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। दोनों जगह है ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। यहां पर इकोनॉमी क्या थी, व्हाट वाज द इकोनॉमी, पढ़ा चुका हूं आपको चैप्टर नंबर 8 में, ऑलरेडी टॉट टू यू। कैसी इकोनॉमी थी वो हम देखेंगे, और अब लेटर वैदिक पीरियड में किस प्रकार की इकोनॉमी है वो हम यहां समझेंगे। क्लियर? देन हम बात करेंगे यहां पर किस प्रकार की पॉलिटी थी ऋग्वेदिक पीरियड में, जो हमको पता चलेगा ऋग्वेद के थ्रू। फिर हम देखेंगे इस यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में किस प्रकार की पॉलिटी थी। ध्यान रखना, टाइम पीरियड इज डिफरेंट, इसलिए बोल रहा हूं। ये टाइम पीरियड आपको मिल रहा है कहां से कहां तक, ये मिल रहा है आपको 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहां डिस्कस करेंगे इकोनॉमी, पॉलिटी, और फिर हम देखेंगे यहां किस प्रकार की सोसाइटी थी, वो हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे यहां पर किस प्रकार की सोसाइटी थी। कंपैरेटिव स्टडी, दोनों चैप्टर एक साथ क्लियर हो जाएंगे। एंड देन वी विल स्टडी यहां पर रिलीजन कैसा था, इस वक्त किस प्रकार का रिलीजन था, और यहां पर किस प्रकार का रिलीजन था। अब दोस्त, मैं ना पहले आपको इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का लास्ट वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इसको कंपेयर करके अभी बता दूंगा कि दोनों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। यही बता दूंगा आपको यहीं पर, ताकि आपके माइंड बैठ जाए, अच्छा ये पढ़ा था, देखो रिकलेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी कैसी थी यहां पर पढ़ाया था मैंने आपको, और मैंने कहा था कि पैस्टोरल इकोनॉमी थी। कैसी थी? पैस्टोरल। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लोग जानते थे, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर को नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन जो इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स था वो एग्रीकल्चर नहीं था, पैस्टोरल था। समझ में आ रहा है? मतलब आपकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। क्या मेन फोर्स वही है इकोनॉमी को चलाने वाला एग्रीकल्चर? जी नहीं। व्हाट वाज द मेन फोर्स? पैस्टोरल। एग्रीकल्चर लोग जानते थे, लेकिन वो मेन फोर्स नहीं था, ड्राइविंग फोर्स नहीं था। ठीक है ना बात? लेकिन यहां पर जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, वो यहां पर समझ लेते हैं। व्हाट वाज द चेंज? अब जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी लेटर वैदिक पीरियड में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई। लिख लीजिएगा, वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई। क्लियर हो गया बात? सिंपल। ये चेंज कैसे आया, ये चेंज कैसे हुआ, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। ठीक है? पॉलिटी कैसी थी इस वक्त की? हाउ वाज दी पॉलिटी? मैंने बताया था, पॉलिटी आप देखोगे तो लोग जो थे वो ट्राइब्स में रहते थे। जना, सिंगल यूनिट। व्हाट वाज इट? जना। ठीक है ना? और अभी आप देखोगे कि पॉलिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और क्या चेंज था? अब आपको इस चैप्टर में एक वर्ड मिलेगा, पॉलिटी। पॉलिटी वाज चेंजिंग। पहले जो राजा था, है ना, जैसे किंग था, अब किंग के नीचे आप देखोगे तो सभा थी, समिति थी, है ना, विधाता, विधात जिसको बोलते हैं, है ना, इस प्रकार की, और गण, ये सब हुआ करते थे। तो सभा समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। आपको उसको कंट्रोल करना है अगर आपको अपना पूरा डोमिनेशन दिखाना है। लेकिन यहां पर सब चेंज हो गया। यहां पर डिफरेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको देखने को मिलता है, वो यहां पर सेटअप होने लग गया। राजा को और पावरफुल किया गया। कैसे? रॉयल सेरेमनीज करके, ताकि राजा की पावर समझ में आए, दिखने लग जाए कि हाँ राजा ताकतवर है। लोगों के बीच में वो प्रैक्टिसेस होती थी, ताकि पता चले ना लोगों को कि भैया ये हमारा राजा है। तो रॉयल सेरेमनीज, अश्वमेध होगा, जहां तक घोड़ा दौड़ रहा है वो टेरिटरी हमारी, समझ रहे हो? इस प्रकार की चीजें। तो पॉलिटी यहां पर चेंज हो गई। जो लोग यहां जना थे वो लोग यहां पर क्या हो गए, काहे में रहने लगे? जनपद में। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। यही जनपद से फिर आप देखोगे महाजनपद। यहां पर आप नाम देखोगे, कुरु, पांचाल, इन सब का नाम देखोगे आप। कुरु ट्राइब थी पहले के टाइम पे, आप देखोगे तो लोग, जो टेरिटरी थी वो उनके नाम से रख दी जाती थी, वो जो लोग वहां रह रहे होंगे। जैसे आप देखो भारत ट्राइब, तो भारत नाम पड़ा। आप कुरु देखोगे, कुरु वाज अ ट्राइब, लेकिन जहां वो रहने लगे उस एरिया का नाम उसी से रख दिया गया। पांचाल एरिया, ट्राइब, और जो एरिया जहां रहने लगे पांचाल, जैसे कुरु था, अब कुरु से ही कुरुक्षेत्र बन गया, द लैंड वेयर द कुरुज लिव्ड। समझना है भाई, समझना है इस चीज को। क्लियर है कि नहीं? लेटर वैदिक पीरियड, यही जनपद आगे चल के फिर यहां क्या, महाजनपद। अंग मगध काशी कौशल वज्र मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्य कवंती गांधार काम्बोज मत्सुरु से 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए थे। क्लियर हो रही है बात? यहीं पर क्रक्स कर रहा हूं दोनों चैप्टर्स का, और फिर अब इसके बाद आगे खोल दूंगा तो आपको याद आने लगे, अच्छा हाँ सर, पैस्टोरल बताया था आपने कि पैस्टोरलिज्म वाज द मेन फीचर। हाँ सर, हाँ, जना में रहते थे लोग। सोसाइटी कैसी थी? क्लैन बेस्ड सोसाइटी, ट्राइब्स थी, ट्राइब्स। लेकिन इस लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि सोसाइटी क्लैन बेस्ड या ट्राइबल सोसाइटी ना रह के अब वो सोसाइटी देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन सामने आ गए थे, विभिन्न प्रकार की यहां पर सिस्टम था। तो एक बहुत फीचर आपको मिलेगा, वर्ण बेस्ड सोसाइटी, वर्णा सिस्टम, वर्ण बेस्ड सोसाइटी। क्लियर? डिफरेंस, रिलीजन, यहां पर गॉड कौन से थे? अग्नि, जैसे आपका इंद्र, अग्नि, है ना, ये सब गॉड थे। इंद्र हो गया, अग्नि, आपका एनसीईआरटी यहां पर नाम लेता है, प्लीज एक बार उस पर आ जाइए। पुरंदर, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, दीज वर द गॉड्स। तो बेसिकली जो रिलीजन था वो ऐसा था, मतलब यहां पर कोई डोमिनेशन उस वक्त तक ब्राह्मणिकल डोमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। ठीक है ना? तो यहां पर जो रिलीजन है वो कैसा है? डोमिनेशन ऑफ अग्नि, है ना, इंद्र, अग्नि, इंद्र, या हम बोले पुरंदर,
ये सब आपको यहां पर मिल रहे थे गॉड्स। लेकिन यहां लेटर वैदिक पीरियड में जो गॉड रिलीजन देखने को मिला वो अब ब्राह्मणिकल रिलीजन हो गया, डोमिनेंसी ऑफ ब्राह्मण्स। ये दोनों चैप्टर का क्रक्स है। दिस इज द क्रक्स ऑफ बोथ दी चैप्टर्स। क्लियर है? समझना है आपको, दोनों चैप्टर में ये दिया हुआ है। कोई इतिहास है, हर जगह आपको एक ही देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 9 ये दिया हुआ है सब, चैप्टर नंबर 9 में आर एस शर्मा, और चैप्टर नंबर 8 आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी। मैं कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूं, सब चीजें ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखी हैं। और अपने तरफ से मैंने हेडिंग भी नहीं बनाई। आप आर एस शर्मा खोलोगे, आर एस शर्मा में आपको यही टॉपिक्स मिलेंगे, टॉपिक्स ही यही लिखे हुए हैं, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, सब यही लिखा हुआ है। कुछ मैं अपनी तरफ से बना के लाया ही नहीं। ठीक है, तो आई होप इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये एकदम आपको यहां पर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, यू आर गोइंग टू बिकम आईएएस, आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चीजों को समझना चाहिए। आपको चीजों को ऐसे पढ़ना है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है वो आपको रखनी चाहिए, हर चीज कनेक्ट करके पढ़ो। क्लियर है? चलिए, तो जब ये चैप्टर की शुरुआत हो रही है तो इस चैप्टर में हम लोग पहले एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन होता है वो किस प्रकार से होता है, किसका? ये देखो, जाहिर सी बात है, वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक पीरियड में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऋग्वेद के बारे में तो हम जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो आपको अदर वैदिक वेद भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा तो इधर आपको मिला क्या? ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेद। लेकिन जब ये जो चेंज आता है 1000 बीसी वाला, उसके बाद इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन सब चेंज हो गया, सब चेंज हुआ। और जाहिर सी बात है वो किसकी वजह से हुआ? 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी से हो गया। सर कैसे? समझाता हूं कैसे हुआ। पहले आप ये लिख लो, ऋग्वेदिक पीरियड। यहां पर आप देखोगे तो यू विल फाइंड, लिखिएगा सामवेद, और लिखिएगा यजुर्वेद, पता है फिर भी लिख लीजिए। फिर लिखिएगा अथर्ववेद, ठीक है। जो भी ऋग्वेद के अंदर आपको रिचुअल आपको मिलते हैं, हिम्स मिलते हैं, कलेक्शन ऑफ हिम्स है, तो उस हिम को किस प्रकार से रिसाइट करना है, उनको ट्यून करके उनको रिसाइट करने का जो तरीका है, ठीक है, वो आपको मिलता है सामवेद, म्यूजिक। यजुर्वेद कुछ रिचुअल्स, सेरेमनीज। भाई आप ये जब बोलोगे रिचुअल्स, आप बोलोगे है ना, एक टोन में, एक ट्यून में गाते हुए, तो उसके साथ वो आप काहे के लिए बोलोगे? जब कोई रिचुअल कर रहे हो, हम लोग रिचुअल करते हैं ना, यज्ञ हो रहा है, अब उसमें यज्ञ कर रहे हैं, तो आप रिचुअल बोल रहे हैं, तो वो आप बोल रहे हैं, आप वो हिम्स बोल रहे हैं, बट आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, यजुर्वेद। अथर्ववेद, मैजिक, चार्म्स एंड स्पेल्स, यहां सब देखने को आया, ताकि डिजीज दूर हो जाए लोगों की, जादू टोना, ये सब देखने को यहां मिलने लगा। ये सब क्यों हुआ? कैसे ऐसी चीजें यहां से ऋग्वेद से यहां आ गई? कुछ तो प्रोवोक किया होगा ना, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। समथिंग वॉज प्रोवोकिंग पीपल। जब ये चल रहा है तो इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? समथिंग, कुछ तो होगा जो प्रोवोक कर रहा होगा, वो चीज समझनी है। वो है रीजन बना उसका 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी। अब सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि आप हर चीज उसी को लेकर बोल रहे हैं? देखिए बताता हूं, देखो यहां पर। अच्छा, इनके साथ ध्यान रखना कि संहिता, हर आपको वेदों के साथ संहिता मिलती, ब्राह्मण अटैच होते हैं, ब्राह्मणास अटैच किए जाते हैं, शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, तो देखिए, सामवेद बुक ऑफ म्यूजिक हो गया, आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? बेस ऑफ बुक ऑफ म्यूजिक। यजुर्वेद में आपको यहां पर क्या मिलेगा? रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। इट्स अ बुक ऑफ रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है ना।
रिचुअल्स ऐसे लिख लीजिए, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा मैजिक, चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है ना। सामवेद में म्यूजिक, यहां पर ऐसे लिख लो रेसिटेशन ऑफ हिम्स। आसान भाषा में याद रखना है तो म्यूजिक करके याद रखना। जो भी हिम्स आपकी लिखी हुई हैं, कलेक्शन ऑफ हिम्स है यहां पर ऋग्वेद में, उसको रिसाइट करने का तरीका, कलेक्शन ऑफ हिम्स। इसके बारे में पढ़ा चुका हूं आपको, बुक्स, मंडल्स, 10 पार्ट्स, फर्स्ट एंड 10th इज द लेटेस्ट वन, बता चुका हूं ना ऋग्वेद। ये पार्ट समझ में आ गया, क्लियर। तो जो कलेक्शन है वैदिक हिम्स का और मंत्राज, उसको हम लोग संहिता कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऋग्वेद संहिता मिलेगी, सामवेद संहिता जैसे यहां लिखा हुआ है। ठीक है ना, देन यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, ये सब लिखा है। तो यजुर्वेद कंटेन्स नॉट ओनली हिम्स बट ऑल्सो रिचुअल्स एंड हैव टू कंपनी देयर रेसिटेशन। यजुर्वेद में आपको सिर्फ रिचुअल्स ही मिलेगा, उसके रेसिटेशन करने का तरीका मिलेगा। फिर लिखा है अथर्ववेद कंटेन चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेस। अथर्ववेद के अंदर आपको चार्म्स मिलेगा, चार्म्स, स्पेल्स। जैसे हैरी पॉटर मूवी देखी हो आप लोगों ने, तो जो लोग स्पेल्स कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, वेंगार्डियम लेवियोसा, स्टूपिफाई, सब जादू करते हैं, देखा होगा, मूवी देखी होगी किसी ने अगर, तो ये सब मूवी में बोल, दैट इज चार्म्स, स्पेल्स। आप मैजिक कर रहे हैं, काहे के लिए? टू वॉर्ड ऑफ इविल, इविल खत्म करने के लिए। वहां पर भी देखो वोल्डेमॉर्ट खत्म करने के लिए ये सब पूरी हैरी पॉटर बनी है। हैरी पॉटर के सातों पार्ट देखिए आप, एक ही चीज है, वोल्डेमॉर्ट। स्कूल होता है हॉगवर्ट्स का, भाई क्या मूवी थी यार, गजब मूवी, नहीं देखी जरूर देख लेना। ये बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर लिखा हुआ एक लाइन, मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपकी संहिताज है, वैदिक संहिताज है, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, इन संहिताज के साथ जो अटैच्ड होती है वो होते हैं ब्राह्मणास। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया शतपथ ब्राह्मणा। क्लियर है? तो ये जो ब्राह्मणास होते हैं, ये सीरीज ऑफ टेक्स्ट हैं। ठीक है, और ये संहिताज के साथ जुड़े होते हैं, फॉलोड बाय संहिताज, मतलब संहिताज के साथ जुड़े होते हैं। क्लियर है? So these are the brahmanas, क्या होते हैं? They are the full explanation, full of ritualistic formula and explain the socio and religious meaning of rituals. अब rituals का जो भी मीनिंग है वो आपको इन ब्राह्मणास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि भैया ये जो आपकी यहां पर जो भी यहां पर आपकी संहिताज हैं, ठीक है ना, ये जो भी आपकी संहिताज हैं, संहिताज आर अटैच्ड विद ब्राह्मणास, और ब्राह्मणास के अंदर आपको सब जो रिचुअलिस्टिक चीजें हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं, ये एनसीईआरटी कह रहा है। देखो यहाँ एनसीईआरटी में बता देता हूं कहां लिखा हुआ है। इस पेज पे आओ और इस पेज के आप लास्ट लाइन पे यहां पर आ जाना। यहां लिखा हुआ है दीज आर द ब्राह्मणास, के लिए बोला जा रहा है कि दीज आर फुल ऑफ रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। क्लियर? अब आते हैं हम इसकी इस वक्त के पीरियड में। देखो पहले समझा देता हूं कैसे 1000 BC की वजह से चीजें यहां चेंज होना स्टार्ट होती हैं। आई एम कमिंग बैक टू दिस पोर्शन। देखो यार समझ लो पहले एक बार बहुत ही इजी तरीके से, उसके बाद हर चीज आसान हो जाएगी। देखो पहले इकोनॉमी कैसी है आपकी? पैस्टोरल इकोनॉमी, है ना। पैस्टोरल इकोनॉमी मतलब ये है कि आदमी चराई कर रहा है, पैस्टोरलिज्म कर रहा है, अपने बस खाने भर की चीजों को का इस्तेमाल कर रहा है कि हाँ खा लें और जिंदा रहें। मतलब इकोनॉमी इज ओनली सब्सिस्टेंस। ऐसी इकोनॉमी है कि भाई हम जिंदा हैं और काम चल रहा है हमारा, बस यही कहानी है। लेकिन क्या होता है 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हुई। अब आयरन की डिस्कवरी से क्या फर्क पड़ा? ये जो जंगल है आप देखोगे, इफ यू सी फ्रॉम पंजाब से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक चले जाओगे तो ये जो पूरा बेल्ट है नॉर्थ इंडिया वाला, यहां पर आपको बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। और उसकी वजह से यहां पर आपका जो वेजिटेशन है, जो फौना है, यानी जो यहां पर जंगल है, वो बड़े ही मजबूत जंगल है। उन जंगलों को काटना पॉसिबल तब हो पाया जब ये आयरन की डिस्कवरी हुई। क्योंकि आयरन की जब डिस्कवरी हुई तो उसी आयरन से उन्होंने क्या बनाया? एक्स बनाया। उसी आयरन से क्या बनाया? प्लाऊ बनाया आयरन का। बात समझ में आ रहा है? वैसे ऐसे इस प्रकार के इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पर यह बताया गया है कि ये जंगल जो थे ये आग के थ्रू क्लियर किए गए थे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो सकता।
है ना। और ये जो आयरन की डिस्कवरी हुई तो आयरन से ये चीज पॉसिबल हुई, जंगल काटे गए और लोग मूव किए। यही हुआ ना, पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग इंडस के पास रह रहे थे, अब आयरन की डिस्कवरी हो गई, अब लोग मूव करना शुरू किया आगे की तरफ, क्योंकि लैंड क्लियर हो गई। ये बड़ी फर्टाइल लैंड थी नॉर्थ इंडिया वाली, यूपी बिहार का बेल्ट, गंगा यमुना दोआब का रीजन, बहुत ही फर्टाइल लैंड, और वहां एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त हो पाया। इसीलिए आप देखो इस जगह एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं प्रिवेल कर रही थी, लेकिन यहां पर आके एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गई। बात सिंपल है, समझ में आ गया ना। ये क्यों डिफरेंस आ पाया, ये आ पाया बिकॉज ऑफ 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी की वजह से। क्लियर और नॉट। अब सोचो अगर उस वक्त की पॉलिटी क्या थी भाई, देखो इकोनॉमी कैसी है, पैस्टोरल। आप उस वक्त के टाइम में जाके देखो, पैस्टोरलिज्म है, आदमी जानवरों की चराई कर रहा है, उसको बस जिंदा रहना है, 2 वक्त की रोटी खा ले बहुत है हमारे लिए। तो ऐसे में कोई पॉलिटी होगी, जैसे आज सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, एक पार्लियामेंट है, हर सेटअप पूरा किया गया है, लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज है। उस वक्त जब लोग ऐसे ही खाली जिंदा रहने के लिए बस खाली अपने आप को वो स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसे में क्या ही पॉलिटी होगी। पॉलिटी वॉज जना, जन, एक जन आ जाओ, तो जना सिंगल यूनिट में रहते थे लोग। जब 1000 बीसी में जब आयरन की डिस्कवरी हुई, जंगल कटे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हुई, कुछ लोग पावरफुल हो गए। जाहिर सी बात है ना, एग्रीकल्चर हो गया, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। पैस्टोरलिज्म तो कर ही रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, 2 तरीके आ गए पैसा कमाने के। और जब 2 तरीके आ गए पैसा कमाने के, तो कुछ लोग अमीर हो गए, या सोसाइटी के अंदर खुशहाली आ गई। अब जब खुशहाली आ गई तो कुछ लोग हैं जो और खुश होना चाहते हैं, कुछ लोग उनको रोकना चाहते हैं। ऐसे में आपको एक पॉलिटिकल सेटअप की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनपद। यहां से आपको एक सेट सिस्टम मिलेगा पॉलिटी का, डिस्कस करूंगा अभी मैं आपको। क्लियर। अब जो लोग थे, अब इकोनॉमी और पॉलिटी इस प्रकार की थी, सोसाइटी कैसी होगी, ट्राइबल, ट्राइब्स में लोग रह रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटी, खानदान वाले सब साथ में हैं, चाचा भतीजे बुआ फूफा सब ऐसे सब साथ में रह रहे हैं। अरे जब खानदान साथ में रह रहा है तो क्या जरूरत है किसी को गवर्न करने की, सब हमारे लोग तो हैं, सब बिरादरी के लोग तो हैं, खानदान वाले ही तो हैं। बस पहले खानदान वाले इतने बुरे नहीं होते थे, जो आज होता है ना, खानदान वाले क्या कहते हैं, खानदान वालों की बात मत सुना करो। ये खानदान वाले जो है ना, ये वर्ड जो है ना खानदान वाले, ये बड़ा ही डीमोटिवेटिंग टाइप का हो जाता है। सोसाइटी ट्राइब्स में आपस के लोग रह रहे हैं, किसी को गवर्न करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस सोसाइटी में कोई थेफ्ट ही नहीं था, कोई क्राइम नहीं था, होते थे, ये बताया था मैंने आपको। ऐसा नहीं था कि कोई थेफ्ट ही नहीं हो रहा है। आइडियल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त, इस पीरियड में आइडियल सोसाइटी नहीं थी, थेफ्ट हो रहे थे। किसके लिए थेफ्ट करोगे, काहे के लिए थेफ्ट करोगे बताओ। जो चीज बहुत अमूल्य होगी, जिसकी बहुत वैल्यू होगी, जो प्रेशियस चीज है, उसके लिए थेफ्ट होंगे। और मैंने बताया था थेफ्ट फॉर काउज हो रहा था, जिसके लिए क्या वर्ड था, क्या वर्ड था, गैवेस्टी क्या था देखना, ये वर्ड था, बताया था, काउ से बना है, सर्च फॉर काउज, है ना, सर्च फॉर काउज, फाइटिंग फॉर काउज, समझ में आ रहा है। हॉर्सेस, इनके लिए यहां पर लड़ाइयां होती थी। तो ठीक है, था सोसाइटी बॉस, ऐसा नहीं था आइडियल सोसाइटी थी, कोई क्राइम नहीं है, एकदम बढ़िया सोसाइटी चल रही है, ऐसा नहीं था। सोसाइटी वॉज ट्राइबल। लेकिन अब जब एट द सेम टाइम जब इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर नाउ, पॉलिटी अब जनपद हो जाएगी, यानी कि अब कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, लोगों के पास पैसा भी आ गया, लोगों के पास पावर भी आ गई। और जब पैसा और पावर ये पीपी एक साथ आते हैं ना, जब पैसा और पावर, तो जाहिर सी बात है ये सोसाइटी में जरूर चेंजेस लेके आते हैं। आप देखो सोसाइटी, व्हाट इज द सोसाइटी ऑफ अफगानिस्तान, सोसाइटी देखो, और व्हाट इज द सोसाइटी ऑफ अमेरिका, यूएस सोसाइटी, क्योंकि वहां पैसा डिफरेंट, पैसा है, पावर है, तो वहां की सोसाइटी अलग है। अफगानिस्तान पैसा और पावर नहीं है, सोसाइटी अलग है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी और आपकी पॉलिटी अगर ये बदल जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी पे फर्क आएगा ही आएगा। और वो यहां पर भी हुआ। सोसाइटी यहां पर पहले ट्राइबल थी, अब कुछ लोग पावरफुल हो गए, कुछ के पास पैसा आ गया, कुछ के पास पावर आ गई, तो यहां पर सिस्टम आ गया, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, डिफरेंस आ गया, ये डिवीजन हो गया लोगों का। लेकिन इस पीरियड में आप देखोगे तो लोग जो ऋग्वेदिक पीरियड में, यहां देखो,
यहां लोग प्रोफेशन के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं थे, दे वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि ऋग एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है चैप्टर नंबर 8 में, बड़ा ही खूबसूरत लाइन है, पढ़ के बताना चाहता हूं आपको, आप चाहे तो मार्क कर लेना। ये देखो पेज नंबर 75 पे, जहां पर आपका सोशल डिवीजन का टॉपिक है, सब हेडिंग है सोशल डिवीजन, उसमें आप देखोगे तो थर्ड या थर्ड पैराग्राफ मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा हुआ है कि वी इन द ऋग्वेदा डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन हैड स्टार्टेड। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिफरेंस शुरू हो चुका था, बट दिस डिवीजन वाज नॉट वेरी मच शार्प। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीजन शुरू कर दिया सोसाइटी के अंदर, तुम क्या हो, नाई, ठीक है, तुम क्या हो, कारपेंटर, ठीक है, तुम क्या हो, टीचर, ठीक है। सोसाइटी वाज मतलब ये डिवीजन में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये डिवीजन बहुत शार्प नहीं था। क्यों? क्योंकि आगे लाइन लिखा है वी हियर ऑफ अ फैमिली, हम एक ऐसे फैमिली के बारे में सुनते हैं इन विच अ मेंबर से, जिसमें एक आदमी कह रहा है आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर, और हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीज यहां था, तो पीपल या सोसाइटी यहां पर शुरू हो गया था डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, काम के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोसाइटी में डिवीजन स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये चीज आप यहां देखोगे तो वर्ण सिस्टम आ गया। समझ में आ रहा है? इकोनॉमी एंड पॉलिटी चेंज्ड, तो यहां पर इकोनॉमी पॉलिटी क्या है, तो लोग ट्राइबल है। ऑक्यूपेशन, भाई सोचो ना, एक ही फैमिली का आदमी किसान है, उसी फैमिली का आदमी फिजिशियन भी है, उसी फैमिली का आदमी पोएट भी है, अरे तो क्या डिवाइड करोगे सोसाइटी को, सब तो अपने ही है ना, आपस में थोड़ी डिवाइड कर दोगे। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर क्या देखने को मिला, डिवीजन। क्यों? कुछ पावरफुल है, कुछ नहीं पावरफुल है, कुछ का पैसा ज्यादा है, कुछ का पैसा कम है। दैट इज व्हाई यू विल सी वर्ण सिस्टम। बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी से पढ़ना, देखो दोस्त, एकदम यही जो बता रहा हूं ना, ये क्रक्स है पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर। इसका खुद रीड भी करोगे ना तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी आपको। क्लियर? अब रिलीजन पे आ जाओ। अब सोचो, आप एक ग्रामीण इलाके में जाओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कोई ऑफेंड ना हो उस चीज में। आप किसी ग्रामीण इलाके में जाइए या कोई ऐसा एरिया जो बहुत बैकवर्ड है, वहां पर आप देखेंगे तो भगवान, ईश्वर बहुत डोमिनेट करते हैं। आप वहीं दिल्ली आ जाओ, शहर आ जाओ, मतलब नॉट, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं किसी स्टेटमेंट को, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वही चीज आप अभी यहां आ जाओ, यही चीज आप और वेस्टर्नाइज कंट्री में चले जाओ, वहां पर रैशनलिज्म, साइंस और लॉजिक वो ज्यादा डोमिनेट करता है। चेंजेस है ना। सोसाइटी अगर बहुत सिंपल है, पैस्टोरल इकोनॉमी जना, पॉलिटी जना, सोसाइटी इज ट्राइबल, तो लोग भी जो है उनको पूछ लेंगे जहां तक वो नहीं समझ पाते हैं क्या चल रहा है। तो अग्नि, इंद्र, पुरंदर, ये सब लोग यहां पर थे रिलीजन। लेकिन जब सोसाइटी चेंज हुई, जब पॉलिटी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज हुई, तो अब रिलीजन भी चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि अब इस पीरियड में आप देखोगे तो देयर वाज अ डोमिनेंसी ऑफ ब्राह्मणिज्म। क्यों? क्यों भैया? ये देखो ना, क्या बताया मैंने आपको, अथर्ववेद, मैजिक, चार्म, स्पेल्स, रिचुअल्स, कौन करेगा रिचुअल? ब्राह्मण करते थे रिचुअल्स। तो ब्राह्मण्स की पोजीशन यहां पर बहुत स्ट्रांग होती चली गई। समझ में आ रहा है? चार्म्स एंड स्पेल्स कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो रिलीजन कैसा हो गया? ब्राह्मणिकल रिलीजन हो गया, डोमिनेंसी ऑफ ब्राह्मणिज्म। अभी इनके बारे में हम आगे जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स वो पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया हो। क्लियर है? चलिए अब थोड़ी बात हम यहां पर आगे करते हैं। ये सब चीजें कुछ कुछ लिखी हुई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं छोड़ देता हूं इसको ताकि आप अपने नोट्स के लिए पढ़ सके। देखो, हिस्ट्री ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो बेस्ड किस पे है? वैदिक टेक्स्ट पे, उन वैदिक टेक्स्ट पे जो ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद एज के बाद कंपाइल किए गए, यानी कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वैदिक टेक्स्ट बताया मैंने आपको, फार फॉलोड बाय ब्राह्मणास। तो जो भी वैदिक टेक्स्ट होते हैं उसमें क्या अटैच होता है? ब्राह्मणा अटैच होता है। और ब्राह्मणा क्या है? एक्सप्लेनेशंस ऑफ दी रिचुअल्स, फॉर्मूलाज, सबके एक्सप्लेनेशंस दिए। रिचुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द सोशल एंड द रिलीजियस मीनिंग ऑफ द रिचुअल्स। क्लियर? ये सब बता चुका हूं आपको। देन
ये सब कंपाइल कब करी गई? 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, क्योंकि हमको ये लेटर वैदिक पीरियड का एज ही यही वाला पढ़ना है। ऑलराइट, सो ये देखिए वैदिक हिम्स या जो आपके मंत्रास हैं इनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसमें बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। अब यहां से आपको 4 संहिता देखने को मिल रही है, 4 वेद है, उनकी संहिताज हैं। ऋग्वेद हो गया तो ऋग्वेद संहिता ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। देन सामवेद संहिता, प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेद, जो भी प्रेयर्स दी गई है ऋग्वेद की उसको कैसे आपको रिसाइट करना है ट्यून के साथ, एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। तो जो प्रेयर्स आपको यहां मिलेंगी उसको किस प्रकार से आपको रिसाइट करना है वो चीज यहां पर आपको सामवेद संहिता में मिल जाएगा, सामवेद में मिल जाएगा। देन यजुर्वेद, यजुर्वेद हिम्स एंड रिचुअल्स, यानी कि आप यहां पर रिचुअल सैक्रिफाइसेस वो सब के बारे में आपको कहां मिलेगा? यजुर्वेद, राइट। एंड देन अथर्ववेद, अथर्ववेद मतलब चार्म्स, स्पेल्स, ये सब चीजें यहां मिलेंगी, जादू टोना, मैजिक, ऑल दिस यू विल फाइंड हियर, ठीक है। आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको यहां पर, एकदम क्लियर है। अब इसी टाइम पे जब हम इस पीरियड को पढ़ रहे हैं 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी के बीच में, तो यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो पॉटरीज है वो यहां देखने को मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग पॉटरीज। बट यू विल फाइंड वन टाइप ऑफ पॉटरी जो बहुत डोमिनेट करती है इस पीरियड में, एंड दैट इज पेंटेड ग्रेववेयर, दैट इज PGW। क्लियर है? देख सकते हैं आप अर्ली वैदिक पीरियड में किस प्रकार की पॉटरी थी। अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि हम ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो रेड वेयर एंड ऑस्ट्रे कलर पॉटरी, एज यू कैन सी रेड वेयर किस प्रकार का, लाल कलर का होता है। देन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे जो पढ़ रहे हैं, इसमें आपको मिलेगा पेंटेड ग्रेवेयर, PGW पॉटरी। क्लियर है? इसके साथ पेंटेड ग्रेवेयर के साथ आपको आगे जाओगे तो महाजनपद पीरियड में आपको पंच मार्क कॉइन्स मिल लगेंगे, एंड देन फिर आगे हम और बढ़ते जाएंगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखिए इस जगह से लेकर इस जगह तक आप देख रहे हैं, फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, यू विल ऑल्सो फाइंड ब्लैक एंड रेड वेयर, ये भी आपको यहां देखने को मिलेगा, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड, ठीक है। तो वही लिखा है कि नियरली यू विल सी नियरली 700 inhabited sites in the same area and period you will find in the later Vedic period। क्लियर है? अब इसमें आप देखोगे तो मेन जो है व्हाट इज पेंटेड ग्रे पॉटरी या पेंटेड ग्रे वेयर, और यही मैक्सिमम आपको बाउल्स एंड डिशेस में देखने को यहां पर मिलती है। क्लियर है? आयरन के वेपन्स भी यहां पर बनने लगे थे। मैंने आपको बताया आयरन वेपन्स में क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन प्लाउ की बात करें, हम आयरन प्लाउ की बात करें, ये सब क्या हो गए थे? एग्जिस्टेंस में आ गए थे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब किस प्रकार से ये लोग जो थे वो कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो इसमें आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा है नहीं बताने के लिए। सिंपली ये कि भैया लोग जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेंटेड ग्रे वेयर या जो वैदिक टेक्स्ट है वो बताते हैं, हमको इनसाइट्स देते हैं क्या कि भैया ये जो आप देख रहे हो ये आपको पहले वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इधर आपको मिला करती है, लेकिन अब यही चीज क्या होगा, आयरन की खोज हो गई, जंगल कटे, तो आपको ये आगे यूपी की साइड, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार, ऐसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना। तो अब देखिए टेक्स्ट शो दैट आर्यन स्प्रेड फ्रॉम पंजाब टू गंगा यमुना द्वीप। अब ये टेक्स्ट के थ्रू हमको पता चलता है कि इस प्रकार से यहां पर जो आर्यंस है वो ऐसे आगे आते हैं, है ना, वो स्प्रेड करते हैं। अब एक ट्राइब के बारे में मैंने आपको बताया, भारत ट्राइब, पुरु, ये ट्राइब्स थी जो वहां पर रहती थी, और मैंने आपको बताया था कि एरिया का नाम जो है वो उस पर रखा जाता था जो ट्राइब वहां पर रह रही थी। तो जो कि ट्राइब थी भारत, ट्राइब थी पुरु, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो भारत प्लस पुरु, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, यहां बनता है कुरु। क्या बनता है? कुरु। और कुरु बेसिकली क्या हो गई, ये ट्राइब हो गई जो कहां रह रही है, कुरुक्षेत्र, दिल्ली के आसपास। कुरुक्षेत्र मतलब लैंड वेयर द कुरुज लिव्ड, ठीक है ना। इनिशियली लिव्ड नियर सरस्वती एंड दृशद्वती रिवर्स, इनिशियली लोग यहां पर रह रहे थे, लेकिन आप देखोगे बाद में कुरुज एक्सपैंडेड टू दिल्ली एंड द अपर द्वाब। अब अपर द्वाब और मिडिल द्वाब दो प्रकार की चीजें आएंगी यहां पर। अपर द्वाब में कौन रह रहा था, और बाद में आप देखोगे द्वाब में था अपर द्वाब, अपर एरिया, फिर मिडिल द्वाब का एरिया, ठीक है ना, फिर नीचे आ जाएगा, तो अपर द्वाब, मिडिल द्वाब, मिडिल द्वाब, ये एक्सपेंशन समझ लो। उसके बाद फिर हम फिर से वो कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, सबकी, ठीक है। कुरु रीजन इज कॉल्ड कुरुक्षेत्र, आई टोल्ड यू, मतलब लैंड वेयर दी क्रूज लिव्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो कुरु थे ये
मिक्स करते हैं या फिर अपने आप को इंटरमिंगल करते हैं किसके साथ? पंचालास के साथ। पंचालास, ये नाम भी आपने सुना होगा, ट्राइब थी, महाजनपद बने ये लोग। अंग मगध काशी कोसल वज्ज मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्स कवंती कांधार काम्बोज मत्स्य सुरुसेन। ठीक है ना? तो ये कहां रह रहे थे? सेंट्रल द्वाप के एरिया में। समझ रहे हो? अब देखो लोग कैसे रह रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं टुगेदर, यानी कि कुरुज एंड पांचाल टुगेदर देयर अथॉरिटी एक्सटेंडेड ओवर दिल्ली एंड सेंट्रल द्वाब। अब जाहिर सी बात है कि आपको इधर भी मिलेंगे कुरु, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, दिस एरिया you will find, this area you are finding Kuru and here you are finding पांचाल। ऑब्वियसली अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कुछ इतना एरिया जो है वो आपको दिख रहा है कि हाँ ये क्या हो जाएगा, अंडर देयर कंट्रोल आ जाएगा, या फिर इसमें ये लोग कंट्रोल अपना बनाने लग जाएंगे इतने एरिया में, क्योंकि 7 हो गए। इनकी कैपिटल क्या थी? हस्तिनापुर। कहाँ? मेरठ के पास है। ठीक है ना? मेरठ के पास है। क्लियर? एक्सपेंशन चल रहा है अभी, एक्सपेंशन कि कैसे ये लेटर वैदिक पीरियड में ये जो लोग हैं कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे रहना यहां पर स्टार्ट करते हैं। नाउ अब कुरुस का यहां पर क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ये जो ट्राइब थी कुरु, उनके बारे में यहां देख रहे हैं। अब ये काफी क्रूशियल हो जाता है जब हम बात करते हैं महाभारत की। देखिए महाभारत की जब हम बात कर रहे हैं, एज यू विल सी काफी इंपॉर्टेंट इनकी हिस्ट्री हो जाती है, इंपॉर्टेंट फॉर द बैटल ऑफ भारत विच इज द मेन थीम ऑफ द ग्रेट एपिक कॉल्ड महाभारत। महाभारत जो ये है, महाभारत का ये आर एस शर्मा लिखते हैं एपिक। ठीक है, मेरा इससे कोई वो नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माई वर्जन बट दिस इज द वर्जन ऑफ आर एस शर्मा कि वो उसको महाभारत एपिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो महाभारत के लिए देख रहे हो आप, भारत महाभारत, तो बैटल ऑफ जो भारत यहां पर हुई थी, ठीक है, उसका मेन बेसिस बनता है, बैटल ऑफ भारत फॉर्म्स द मेन बेसिस फॉर महाभारत। कौरवास एंड पांडवास ये दोनों ही कुरु क्लैन के थे, देख रहे हो, ये दोनों ही फ्रॉम बोथ वर कुरु क्लैन, कौरवास एंड पांडवास, बोथ कौरवास एंड पांडवास। और ये जो वॉर इनके बीच में होती है, दे लेड टू द नियर एक्सटेंशन ऑफ द कुरु क्लैन, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं तो कुरु क्लैन यहां पर एक्सटिंक्ट होने लग गया। ठीक है ना? ये यहां पर एपिक, ये सर आर एस शर्मा बोल रहे हैं, अगेन मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना? आगे देखिए, अब हस्तिनापुर में एक्सकेवेशंस हुए तो हमको वहां पर बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स मिलते हैं जो ये बताते हैं, साइंस देते हैं कि हाँ अर्ली टाउन्स की शुरुआत जो है यहाँ पर होती है। तो एक हस्तिनापुर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट विद लेटर महाभारत डिपिक्शन, ये चीज यहाँ पर काफी डिफरेंस आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे मड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड यूज था उस वक्त ब्रिक्स का, ब्रिक्स का इस्तेमाल इतना जानते नहीं थे, तो मड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो एज पर द ट्रेडिशंस हस्तिनापुर, ये माना जाता है कि ट्रेडिशन के हिसाब से कि हस्तिनापुर क्या हो गया था, फ्लड आ गया था, फ्लडेड, एंड जिसके रिमेन्स हैं ऑफ कुरु क्लैन मूव्ड टू कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। तो जब यहाँ फ्लड आ गया तो जो यहाँ पर कुरु थे वो आगे मूव कर गए, क्लैन आगे मूव कर गए, कहां पर? कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। क्लियर? वहां पर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है आज भी, वहां भी आपको बहुत ही हिस्ट्री की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट साइट्स में उसको माना जाता है। क्लियर? नाउ इसमें आपको पंचाल किंगडम की बात करेंगे, कुरु की बात हो गई, पंचाल किंगडम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्णन आपको लेटर वैदिक टेक्स्ट से मिलेगा। हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे हैं ना, तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, लेटर वैदिक पीरियड में आपको ये जो दो है ना, कुरु पांचाल, इनका वर्णन आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? कौन कौन से एरिया थे पंचाल में? बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ऑल दिस। इसमें आप देखोगे नोटेड, ये जो पंचाल किंगडम है, इट इज नोन फॉर इट्स फिलोसोफर किंग्स एंड ब्राह्मण थियोलॉजीज। क्लियर? ये सब मेंशन्ड है आपका किसमें? लेटर वैदिक टेक्स्ट में। ऐसा मैंने आपको बताया कि इनके बारे में आपको बहुत जानकारी मिलती है। तो ये सिंपली एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें और कुछ भी यहां पर एक्स्ट्रा हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए और कैसे एक्सपेंशन हुआ। तो कुरु से शुरुआत हुई, एज यू कैन सी हियर, यहां पर कुरु, देन ये आगे बढ़े पांचाल, है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोसल के बारे में। ये महाजनपद के जनपद यहां बन रहे हैं। देखो बात सीधी है ना, यहां पर आप जनपद बनने लग गए। अरे भैया ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था? ऋग्वेदिक पीरियड में जना था, और फिर मैंने क्या बताया, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। तो हम इन्हीं महाजनपद की बात कर रहे हैं। वही लिखा है कि वैदिक पीरियड
पीपल स्प्रेड कहां, फिर वो आगे बढ़े, कहां पहुंचे, कोसल पहुंचे। देखिए फर्दर ईस्ट कोसल एंड नॉर्थ विदेहा, और फिर देखिए आपको नीचे नॉर्थ में आपको मिलेगा विदेह। क्लियर है, ठीक है ना। अब एनकाउंटर्स इन द ईस्ट विद कॉपर टूल्स एंड ब्लैक रेड पॉट्स, ये सब चीजें साथ में चल रही थी सोसाइटी में, साथ में चल रही थी। इन द वेस्ट दे एनकाउंटर रेड पॉट्स, कॉपर टूल्स, लेट हड़प्पन कल्चर, ये सब चीजें उनको मिलती है इन दी वेस्ट, ठीक है ना। इन दी वेस्ट, इन द ईस्ट, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मिलता चला, कल्चर डिफरेंट डिफरेंट मिलता चला गया उनको, ठीक है। आगे अब मुंडा वर्ड्स इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट सजेस्ट इन्फ्लुएंसेस टू द अपर गैंजेटिक बेसिन। अब जब मुंडा वर्ड यहां पर आ रहा है तो ये रेफरेंस दे रहा है, मतलब ऑल दिस हमको कैसे पता चल रहा है, लेटर वैदिक टेक्स्ट से पता चल रहा है ना। और ये जो ओपोनेंट्स थे दे वर नॉट यूनिफाइड एंड लिमिटेड प्रेजेंस इन द अपर गैंजेटिक बेसिन उनका रहा होगा। लेटर द वैदिक पीपल सक्सीडेड इन सेकंड फेज ड्यू टू आयरन वेपन्स, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। तो पहली बार में आप देखो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुए, ओपोनेंट्स वर नॉट यूनिफाइड, लेकिन आप देखो वैदिक पीपल जो हैं फिर वो सक्सीड कर जाते हैं, मतलब ये मूव कर रहे हैं कुरु से ना, कुरु, पांचाल, कौशल, अब ये आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको क्या लड़ना है, ठीक है। तो सक्सीडेड इन द सेकंड फेज, कैसे, क्योंकि अब इनके पास आयरन वेपन्स थे और उन आयरन वेपन्स की मदद से वो लोग आगे बढ़े। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स थे इनके पास, अब यानी घोड़ों की बग्गियां थी इनके पास, इस प्रकार से ये लोग यहां पर आगे बढ़ रहे थे। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहां से आपको जो बताता हूं वो बताता हूं रिगार्डिंग दी, लिखिएगा प्लीज गिव दी हेडिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड, या फिर ऐसे कर लीजिए इकोनॉमी ऑफ, चलिए ये लिख लीजिए इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड। सब डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन। चलिए इकोनॉमी, हम पहले बात करेंगे यहां पर क्रक्स में ऋग्वैदिक पीरियड में क्या थी, ठीक है ना। तो ये तो हमको पता ही है, और यहां हमको डिस्कस करनी है अबाउट दी लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमको इसके बारे में बात करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी यहां पर दोनों कवर हो जाएगी। देखिए अब बताइए मुझे कि ऋग्वैदिक पीरियड में कैसी इकोनॉमी थी, पास्टोरल इकोनॉमी थी, पास्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है, नहीं थी, हाँ सर एकदम थी, ठीक है। अब एक मिनट, जस्ट मिनट, यस, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर पास्टोरलिज्म, पास्टोरल डोमिनेशन था, पास्टोरल डोमिनेशन था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाज नोन बट द इकोनॉमी वाज नॉट एग्रीकल्चर। ये बात क्लियर हो गया। सिंपली इसके बाद क्या हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया इसके बाद आप देखोगे तो 1000 बीसी में क्या होता, 1000 बीसी में आयरन की खोज हुई। आयरन की खोज होने से क्या हुआ, यू विल फाइंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इसके बाद, आयरन की खोज हो गई, तो जाहिर सी बात है आयरन खोज हो गई तो क्या हुआ, एक्स, प्लाऊ, ये सब बनता है, और इसकी वजह से क्या हुआ, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के जंगलों को यहां पर काटा गया। व्हेन आई से नॉर्दर्न इंडिया मतलब यूपी बिहार के जंगलों को काटा गया, और इस वजह से क्या हुआ यहां पर, यू विल फाइंड व्हाट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। अब कैसे पता चलता है हमको एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वीट, बार्ले, राइस, ये सब चीजें ग्रो हो रही हैं, इन सब का आपको वर्णन मिलता है लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर। मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, देखिए तो यहां से प्लाऊ, हाँ, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है वो इंक्रीज हो गए, वीट, बार्ले एटसेट्रा। आपकी एनसीईआरटी यहां पर वर्ड यूज करती है, एनसीईआरटी को रेफर करिएगा।
देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, सब चीजें आप पढ़ लेंगे। यस, प्लीज सी, प्लीज सी, लिखा हुआ है द वैदिक पीपल। आप आइए इकोनॉमी की हेडिंग में, और इकोनॉमी की हेडिंग में आने के बाद पैराग्राफ नंबर 1 2 थर्ड पैराग्राफ पे आइए। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है द वैदिक पीपल कंटिन्यूड टू प्रोड्यूस बार्ले, वो तो बार्ले प्रोड्यूस हो ही रहा था, बिकेम बट ड्यूरिंग दिस पीरियड राइस एंड व्हीट बिकेम देयर चीफ क्रॉप्स। राइस और व्हीट अब इनका चीफ क्रॉप हो गया। लिखा है कि इन सब्सिक्वेंट टाइम्स व्हीट बिकेम द स्टेपल फूड, और व्हीट जो है वो तो स्टेपल फूड हो गया लोगों का, वो क्या हो गया, स्टेपल फूड हो गया लोगों का। क्लियर? स्टेपल फूड फॉर द पीपल इन पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फॉर द फर्स्ट टाइम वैदिक पीरियड came to be acquainted with rice in the द्वाब। इट इज कॉल्ड व्रीहि इन विद टेक्स्ट। राइस के बारे में जो है इट इज, यहां लिखा है इट इज, हाँ पहली बार वैदिक पीपल, वैदिक जो पीरियड है वो राइस के बारे में यहां पर बात करता है, और वैदिक टेक्स्ट में, ये नाम इंपॉर्टेंट है, वैदिक टेक्स्ट में राइस को व्रीहि कहा गया है। ये वर्ड कभी कभी ऐसे आते हैं, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे है ये हमको यहां पर पता चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से ये पॉसिबल था, ये कैसे खेती कर पा रहे थे। यस, प्लाउस की वजह से। और प्लाऊ, मैंने बताया कि ये एक्स और प्लाऊ जो है आयरन की डिस्कवरी से बना। ये जो प्लाऊ है, इन प्लाऊ के लिए होता था क्या, रिचुअल्स। क्यों रिचुअल हो रहा था, क्योंकि प्लाऊ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया था सोसाइटी का, लेटर वैदिक पीरियड का। क्यों, क्योंकि प्लाऊ नहीं होता तो ये एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था। इसलिए जिस चीज ने ये चीज पॉसिबल कराई, लोग उसको यहां पर काफी मानने लग गए, तो प्लाऊ रिचुअल्स होना स्टार्ट हो गए। समझ में आ रहा है? आप देखोगे, इसलिए हिंदुइज्म के अंदर भी, हिंदू रिलीजन के अंदर भी आयरन की बहुत इंपॉर्टेंस है, आयरन, लोहे की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लाऊ रिचुअल समझ में आ गया, क्यों हुए प्लाऊ रिचुअल्स, क्योंकि प्लाऊ की मदद से ही, फावड़े से ही चीजों की क्या खेती हुई, पॉसिबल हुई, और इसी वजह से फिर उस प्लाऊ को क्या माना गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। एंड प्लाऊ को होल्ड करना, इट वॉज अ थिंग ऑफ प्रेस्टीज। प्लाऊ को होल्ड करना, प्लाऊ होल्डिंग, मतलब आप अगर काम, आज आप फावड़ा पकड़ लो तो लोग कहेंगे अरे, लोग बेइज्जती समझते हैं, लेकिन उस टाइम पे प्लाऊ को होल्ड करना प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी, क्योंकि इट इज समथिंग ना जो क्या कर रहा है, इट इज समथिंग जो आपको इकोनॉमी बना के दे रहा, पैसा बना के दे रहा है। आप सोचो कि आज के टाइम पे अगर आप चैट जीपीटी जान रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज रख रहे हो, तो आपकी बड़ी इज्जत होगी। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज द टाइम राइट नाउ, जमाना ही उसी का है, और उसके बारे में आप जान रहे हो तो आपकी वाहवाही होगी। उसी प्रकार से प्लाऊ, उस वक्त प्लाऊ को होल्ड कर रहा है क्योंकि उससे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पा रहा है, तो प्लाऊ रिचुअल्स हुए, और इन्हीं प्लाऊ की वजह से ये खेती हो पाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर। और मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर, अब क्या हुआ, सोर्स ऑफ इनकम डबल्ड, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज। जाहिर सी बात है, पैस्टोरलिज्म तो आप कर ही रहे हो, और पैस्टोरलिज्म के साथ साथ अब आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, कमाने के दो जरिए निकल आ गए। क्लियर, लिखते जाइए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें लिख लीजिए। एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है ना, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने से क्या होगा, सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, बढ़ गई, खुशहाली। लिख लीजिए, खुशहाली बढ़ गई। ठीक है, शायद समझ में ना आए बहुत लोगों को क्या लिखा है, इसलिए मैं यहां से हटा देता हूं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। क्लियर हो गई यहां तक बात, यही चीज आपके पूरे इसमें एग्रीकल्चर में यही दिया गया है। अब देखो यहां पर मैं और बता देता हूं, एनसीईआरटी में लिखा क्या लिखा हुआ है, देखो मैं बताता हूं। देखो अब यहां लिखा है कि प्लाइंग वॉज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लाउवेयर which would possibly work in the light soil of the upper Gangetic plains.
Enough bullocks could not be available because cattle slaughter in sacrifices. अब आप बुलक्स का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे जंगल काट खेती करने के लिए, इनफ बुलक्स थी नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसेस होते थे, बलि दिया जाता था। याद करो, मैंने आपको वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ाया था कि उस वक्त कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। था क्या? कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। याद करो, कोई ऑफिसर नहीं था, लेकिन लोग जो है वो वॉलंटरी ऑफरिंग्स दिया करते थे, जिसको क्या कहते थे? बलि। याद आ रहा है? पढ़ाया था ऋग्वैदिक पीरियड में बेटा। नहीं देखी हो तो चैप्टर जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। अरे कैसे लगाओगे टैक्स भाई? पैस्टोरल इकोनॉमी, जना, इन पर टैक्स लगाओगे? खुद तो जी नहीं पा रहे हैं, टैक्स क्या देंगे? नहीं लग सकता टैक्स। क्या होता था? बलि, ऑफरिंग्स। खुश, हमारे पूर्वज खुश हो उसके लिए बलि। समझ में आ रहा है? ये चीज चलती थी बहुत ही। देखो सब एकदम वैसे चल रहा है। देखो मैं आगे पढ़ रहा हूं, लिखा है देयरफॉर एग्रीकल्चर वाज प्रिमिटिव। एग्रीकल्चर प्रिमिटिव था, बट देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स वाइड प्रिवेलेंस। लिखा है शतपथ ब्राह्मण स्पीक्स एट लेंथ अबाउट प्लाइंग रिचुअल्स। और ये जो प्लाइंग रिचुअल्स थे, इसके बारे में आपको कहां पता चलता है? शतपथ ब्राह्मण में। लिख लीजिए इसको, किस जगह से मिलता है आपको उसकी प्लाइंग रिचुअल्स के बारे में पता कैसे पता चलता है? लिख लीजिए शतपथ। सब एनसीईआरटी में लिखा है भाई, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, ऐसा मत समझना ये कुछ अलग से बता रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण, एनसीईआरटी ओनली। बट हाँ ये है कि इस प्रकार की कंपैरेटिव स्टडी करके आपके लिए आसान कर दिया दोनों चैप्टर्स मैंने। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था? एक ही लेक्चर के अंदर ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था। क्लियर? और पॉइंटर्स देख लेता हूं। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट लेजेंड, जनक, बहुत कुछ लोग के, कुछ राजाओं के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लेजेंड्स, जनक द किंग ऑफ विदेह, फादर ऑफ सीता, लेंट हिज हैंड टू द प्लाउ। In those days, even kings and princes did not hesitate to take manual labor. उस वक्त भी मैनुअल लेबर करना राजा के लिए कोई शर्म की बात नहीं होती थी। जैसे आज अगर फावड़ा पकड़ लिया, रे छपाते फिरते हैं तो देख ना ले, पता नहीं क्या कहेगा, पढ़ते लिखते नहीं, घरे ऐसा इंसान वैसा इंसान है। उस वक्त राजा भी मैनुअल लेबर करने से कोई दिक्कत उसको नहीं होती थी। क्लियर? फिर देखो आगे लिखा हुआ है, लिखा है कि बलराम द ब्रदर ऑफ कृष्ण इज कॉल्ड हलधर और विल्डर ऑफ प्लाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो नाम तो आप लिख ही लो भाई किसी भी तरीके से। एक लिख लो जनक, एक लिख लो आप जनक के बाद लिख लो बलराम। बलराम, ठीक है ना? बलराम ब्रदर ऑफ कृष्ण इज कॉल्ड हलधर और हल 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 चला, हलधर क्या कह रहे हैं इनको? हलधर। ठीक है ना? ये नाम से जाना जा रहा है जनक। ये भी रिचुअल, मतलब क्या? प्लाउ पकड़ रहे हैं। गिव हिज लेंट हिज हैंड टू द प्लाउ। हलधर विल्डर ऑफ, क्या? विल्डर ऑफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लीडर ऑफ प्लाउ। ये सब इंपॉर्टेंस आपके रख रहे हैं। विल्डर ऑफ प्लाउ नोट कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, एक जगह सारी चीजें आ रही हैं। आप अपने एनसीईआरटी कॉपी के अंदर सब लाइन से लेटर वैदिक पीरियड के लिखते चले जाइए। ठीक है? अब नए नए प्रोफेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं। इकोनॉमी के अंदर एक चीज और लिखी हुई है लेटर वैदिक पीरियड में। ये तो हो गया एग्रीकल्चर, एक पॉइंट हो गया। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को लेकर मैंने आपको यहां पॉइंट बताया कैसे पता है एग्रीकल्चर वाज इन लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट आ गए, प्लाउ रिचुअल्स हो रहे थे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही थी। ठीक है? सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या, ये आपका ये जो आप यहां पर आ गया राइस एटसेट्रा, इन सब के बारे में जानने लगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है न्यू प्रोफेशंस कमिंग अप। न्यू प्रोफेशंस कमिंग अप कैसे? एनसीईआरटी कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। देखो लिखा हुआ है स्मिथ एंड स्मेल्टर्स, इसमें लिखा हुआ है वीवर्स, वीविंग वाज लिमिटेड टू वुमेन। वीविंग कौन कर रहा है? सिर्फ वुमेन कर रही है वीविंग। एनसीईआरटी कह रहा है, मार्क कर लो एनसीईआरटी में, प्लीज मार्क द लाइन एनसीईआरटी में, और उसको लिख लो वहां पर कि आपको लेटर वैदिक पीरियड में यू विल फाइंड क्या? वीविंग। और वीविंग जो है इट इज लिमिटेड टू वुमेन ओनली। आप नीचे लिखना लगातार, पॉइंटर्स बना लो। 1 इस प्रकार से, 2 न्यू प्रोफेशंस। न्यू प्रोफेशन में क्या? कारपेंटर, स्मिथ, स्मेल्टर्स, इन सब के नाम लिख लो। देखो लिखा हुआ है लेटर वैदिक पीरियड सॉ द राइज ऑफ डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स।
खाली कीवर्ड अंडरलाइन करना, स्मिथ, स्मेल्टर्स, फिर लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ वीवर्स, फिर लिखा है लेदर वर्क, पॉटरी, कारपेंटर, ये सब चीजें यहां पर आपको मिल रही है। न्यू प्रोफेशंस एग्जिस्टेंस आ गए। तो ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक पीरियड की क्या थी और लेटर वैदिक पीरियड की है। तो एक बात समझ में आ रही है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमी है बड़ी सिंपल इकोनॉमी है, पैस्टोरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग फोर्स नहीं था, लोग जानते थे एग्रीकल्चर, लेकिन इकोनॉमी वाज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई, आयरन की खोज हुई, आयरन के बाद जब खोज हुई तो एक्स प्लाव बना, इससे जंगल काटे गए। इसकी वजह से कैसे पता चलता है, हमने क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट देखे, हमने प्लाव रिचुअल होते हुए देखा, शतपथ ब्राह्मण इसके बारे में बताता है, हमने नए नए प्रोफेशंस को आते देखा, इसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बढ़ गई। जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ, जो खुशहाली है सोसाइटी के अंदर वो और ज्यादा आ गई। समझ रहे हो, सब जुड़ी हुई हैं बातें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, दिस इज द इकोनॉमी। इसके बाद इकोनॉमी में और कुछ नहीं है, यहां तक तो मैं सब आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब इसमें और चीजें लिखी हुई है इकोनॉमी के अंदर, यू रीड इट, पढ़ना आप, इसमें और कुछ नहीं जैसे पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेस, लोग रह कहां रहे थे, मड ब्रिक हाउसेस के अंदर रह रहे थे। ठीक है, फिर उसमें देखो लिखा हुआ है कि नगर, ये वर्ड नगर, NAGAR, नगर, ये वर्ड का इस्तेमाल भी आप देखोगे तो हो रहा है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। ठीक है ना, लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे, मैं लिख देता हूं आपको, न्यू प्रोफेशंस लिख लीजिए आप, न्यू प्रोफेशंस। तो न्यू प्रोफेशंस में कौन कौन दिख रहा है आपको, लिखिएगा, स्मिथ्स, स्मिथ्स एंड स्मेल्टर्स। उसके अलावा कौन दिख रहा है, वीविंग, और वीविंग जो है इट इज लिमिटेड टू वुमेन। देन कारपेंटर, देन पॉटरी, और पॉटरी मैंने आपको बताया 4 प्रकार, 3-4 तरह की प्रॉपर्टी आपको पॉटरी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिखा है जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, पॉटरी में आप देखो ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है ना, और एक पॉटरी और लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एंड दैट इज रेड वेयर, रेड वेयर। ये पॉटरी आपको मिल रही है। ठीक है ना, तो न्यू प्रोफेशंस यहां पर एग्जिस्टेंस में आते हैं, इकोनॉमी के लिए हमको पता चलता है। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए हमको पता चलता है क्या, कि सी वोयज, कॉमर्स शुरू हो जाता है, कॉमर्स की बिगिनिंग हो जाती है। कैसे पता चलता है, कुछ नए शहर बनने लगते हैं, नगर, नगर ये वर्ड जो है इन लेटर वैदिक टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, सी वोयज, सी वोयज, इनकी बातें यहां पर करी जाती हैं टेक्स्ट के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, कॉमर्स शुरू होता है। बट क्या ऋग्वैदिक पीरियड में कॉमर्स कैसे होता था, क्या ट्रेड होता था, नहीं होता था। तो क्या होता था भाई, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहां पर हमें देखा कि बार्टर सिस्टम था। यहां पर क्या था, बार्टर सिस्टम था भाई। करेंसी थी क्या, नो करेंसी, करेंसी इज मिसिंग, बट हियर बार्टर सिस्टम शुरू हो गया। लेटर वैदिक पीरियड, बार्टर सिस्टम की स्टार्टिंग हो गई। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे आ जाते हैं। प्लीज गिव दी हेडिंग पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड। ऐसे ही पढ़ेंगे चारों चीज, पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड। सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में क्या पॉलिटी थी। अब सब कनेक्टेड हो जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, अब बस यही समझना था। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या पॉलिटी थी, दोनों एकदम क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर। पढ़ाई करिए, किसके लिए पता है आपको, स्टडी फॉर लवासना, जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लवासना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑफिसर्स यहाँ जो सिलेक्ट हो जाते हैं ना, आप जब एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आप यहाँ ट्रेनिंग करने जाओगे। इट इज इन मसूरी, कोई ऐसे एंटर नहीं कर सकता लवासना, कोई एंटर नहीं कर सकता लवासना, अनटिल एंड अनलेस लवासना इनवाइट्स यू
यू कैन नॉट एंटर लवासना। इवन जो यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनीज हैं, जैसे इनकी ट्रेनिंग अभी इस बैच की बात करूँ तो 3 नवंबर तक चल रही है। 3 नवंबर के बाद इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। फिर ये लोग जो है जितने भी इस बैच के सिलेक्टेड थे, ये सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमी में चले जाएंगे। जो IPS वाले लोग होंगे वो चले जाएंगे अपनी अकेडमी में, अलग अलग अकेडमी में। इवन ये लोग भी इसके बाद चाहें कि ऐसे ही हम चले जाएं बता के, अरे भैया हम रहते थे यहाँ पर, ट्रेनिंग की है, हम IAS ऑफिसर हो गए हैं, एंटर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट एंटर लबासना अंटिल अनलेस लबासना इनवाइट्स यू। कोई भी हो, नहीं कर सकते। अब क्या आलीशान मतलब क्या जबरदस्त एकेडमी बनी हुई है, मसूरी में है। जब इसको बनाया गया था लबासना को, तो मसूरी का बेस्ट प्लेस लिया गया था। बेस्ट प्लेस कहाँ से सबसे बेस्ट प्लेस होगी मसूरी के अंदर, वहां इसको बनाया गया। मसूरी घूमने गए होगे तो समझ लो मसूरी आधा एक तरफ और लबासना एक तरफ, और सब उस एरिया के अराउंड आप देखोगे सारे लबासना के सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाला स्टाफ है, वर्कर क्लास, एवरीवन, सब वहीं, फैकल्टीज, एवरीवन सब आसपास रहते हैं। हॉस्टल्स बने हुए हैं, यू विल फाइंड दी हॉस्टल्स, गंगा हॉस्टल, इस तरह के नाम है हॉस्टल्स के। सबसे पुराना हॉस्टल है गंगा हॉस्टल अंदर। उसके लिए पढ़ो भाई, उनका लाइब्रेरी देख लो आप, 2 लाख किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर, 2 लाख किताबें। एक बहुत ही फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट है ये आप लोगों के लिए। लबासना के अंदर 2 लाख लाइब्रेरी, 2 लाख किताबें। और जाइए आप अंदर, ऑडिटोरियम्स देखिए, उनके क्लासरूम्स देखिए, पार्लियामेंट फेल हो जाएगा, इतना शानदार क्लासेस बने हुए हैं। एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस। मेरा फ्रेंड, मेरे एक सीनियर है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, तो वो थे अकेडमी में थे, तो फैमिली वीक चलता है वहाँ पर। जब फैमिली वीक में क्या होता है कि आप अपने फैमिलीज को बुला सकते हैं। जनरली क्या होता है कि 2-3 दिन का ही होता है फैमिली वीक, लेकिन इस बार जो है वो 12-13 दिन का था। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पर था, गया था मसूरी में। तो उनका फ़ोन आ गया कि तुम मसूरी आए हुए, तुमने बताया नहीं। अब भैया ख़राब लगा, मतलब यार सही सी बात है कि मसूरी हम पहुँचे, और मेरे सीनियर थे, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, हम लोगों का ग्रुप था, बहुत कुछ मैंने सीखा उन लोगों से, बहुत कुछ सीखा। एक हमारे सर और हैं, हमारे ग्रुप के ही थे, वो भी IPS हो गए। एक हमारे सर थे और अलग अलग सर्विसेज में लोग चले गए। एक मेरा फ्रेंड था दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, नाम नहीं बताऊंगा उसका भी, सब पोजीशंस पे अपने में चले गए। एनीवे, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई इसके लिए जो पढ़ रहे हो ना आज, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। लबासना मैं भी होके आ गया, लेकिन ट्रेनिंग करना, वहाँ पर रहकर ट्रेनिंग करना, उसके लिए पढ़ाई करो यार। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। समझ लो लबासना एंटर कर दिए ना, तो वो एक पूरा अब वैल्यूज पे बेस्ड है पूरा लबासना। वैल्यूज, सिविल सर्वेंट की तीन ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण। जैसे लेडीज होती है ना, जेवर पहनती हैं, आभूषण, वैसे ही किसी भी सिविल सर्वेंट के 3 आपको ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। 3 ऑर्नामेंट्स, 3 ऑर्नामेंट्स। क्या? पहला, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी। सेकंड, एबिलिटी, एबिलिटी। थर्ड, ऑस्टेरिटी। इसका मतलब मुझे आप लोग बताइएगा पता करके। ये ऑर्नामेंट्स हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के। कोई अगर सिविल सर्वेंट बनता है तो ये 3 चीजें उसके पास होनी चाहिए। ये होना, ये मतलब इन्हीं, ये 3 चीज वो हमेशा रहेगा उसके पास। ऑस्टेरिटी, ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां कंडीशंस थोड़ा टफ हैं, बट आप फिर भी रह रहे हैं। ऑस्टेरिटी, कम पैसे में रहना, खराब सिचुएशन में रहना। ये नहीं करना कह रहे भैया हमको ये सब सहूलियतें नहीं मिल रही। डोंट गो फॉर सिविल सर्विसेज इस ऑब्जेक्टिव के साथ। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, रुतबा है, पावर है, ऐसा नहीं सोचो। क्योंकि जो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें अगर ऐसे लोग आ गए तो देश खत्म हो जाएगा। ये देश चल रहा है तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से चल रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसे राइटिंग, सीसैट, ऑप्शनल्स, एथिक्स, क्या बच रहा है? रीजनल लैंग्वेज, क्या बच रहा है? लर्नड मैन। एग्जाम निकले ना निकले, लेकिन वहां से जब तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की, तो एक बात पक्की है, दैट यू विल बी अ नॉलेजेबल मैन। बट आई वुड से कि पढ़ाई ऐसे करो कि देखो यार, ये यूपीएससी का एग्जाम है, 5 साल पढ़ोगे, तुम लर्नेड हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम आईएएस हो जाओ। एग्जाम ऐसा है, इसलिए इस एग्जाम में करेक्ट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच, ये होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तुम आईएएस हो जाओ, 5 साल पढ़ोगे, काबिल हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आईएएस हो जाओ। समझ रहे हो? चलिए, और बातें कभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पॉलिटी पे आते हैं हम लोग। पॉलिटी, अब क्या पढ़ाया था मैंने आपको ऋग्वेदिक पीरियड में? पॉलिटी कैसी थी? जना, सिंगल यूनिट में आदमी रह रहा है। क्या था? किंग था। और साथ में क्या बनी थी? क्या बनी थी? समिति, ऐसे लिख लीजिए, सभा। क्या होती थी? समिति। क्या होती थी? विधत। क्या था? गण। यही था ना पॉलिटिकल सेटअप ऋग्वेदिक पीरियड में। इनमें आप देखोगे तो वुमेन भी एंटर कर पाती थी, वुमेन कैन ऑल्सो अटेंड। इसका मतलब वुमेन की पोजीशन बहुत बढ़िया थी, वुमेन कैन ऑल्सो अटेंड। अब ऋग्वेदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में यू विल फाइंड क्या हुआ? 1000 बीसी। 1000 बीसी में क्या हुआ? आयरन की डिस्कवरी। क्या हुआ इससे? इकोनॉमी चेंज्ड। इकोनॉमी चेंज तो पॉलिटी विल ऑल्सो चेंज। तो लोग जो अभी जना में रह रहे थे, अब वो कैसे रहने लगे? जनपद में। प्लीज नोट, जनपदा। अब सिस्टम क्या हो गया कि भैया किंग है, किंग का यहां से आपको रेफरेंसेस मिलते हैं इलेक्शन के, इलेक्शन थ्रू सभास एंड समितिज। ये जो आप देखोगे ना लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, और आई विल टेल यू, वेट, यस प्लीज। चलिए समझ लेते हैं। जनपद, किंग के इलेक्शन होने लगा, सभा एंड समिति टर्न इनटू परिषद, इलेक्शन, और फिर लिखिएगा सभा एंड समिति टर्न इनटू परिषद। बात समझ में आ रही है? ये आप देख रहे हैं ना, ये जो यहां देख रहे हैं, ये टर्न हो गया किसमें? परिषद में। नोट करिए। अब ऐसा क्यों हुआ? कैसे? देखो यार, समझने वाली बात है, लिखूंगा नहीं, समझने वाली बात है। 1000 बीसी में जब आयरन की डिस्कवरी होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? आयरन की डिस्कवरी का मतलब यह हुआ कि भाई जाहिर सी बात है कि अब क्या शुरू हो गया? तो इकोनॉमी कैसी हो गई थी? एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई थी। अब आप मुझे बताइए कि अगर इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो गई है, एग्रीकल्चर हो गई है, इसका मतलब यह है कि लोग जो है, पीपल, अब क्या करेंगे? सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। और जब लोग सेटल्ड लाइफ जिएंगे, तो जाहिर सी बात है इनको अब गवर्न करने की जरूरत है। यही चीज यहां पर शुरू होता है विद पॉलिटी। किंग का इलेक्शन यहां पर शुरू हो जाता है ना? बात समझ में आ गया? ठीक है ना? और इसीलिए अब किंग का यहां पर और क्या किया? और किंग को यहां पर पावरफुल दिखाना है, तो किंग को पावरफुल दिखाने के लिए क्या किए गए? रॉयल सेरेमनीज। रॉयल सेरेमनीज, एनसीईआरटी कुछ सेरेमनीज का यहां पर नाम लेता है, मैं आपको वो सेरेमनीज का नाम यहां पढ़ के बता देता हूं। देखिए देखिए, the king's influence was strengthened by rituals. He performed the Rajasuya sacrifices. अब क्या बताया मैंने आपको?
यहां पर क्या होंगे, किंग की पावर, रॉयल सेरेमनीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस, कौन कौन से सैक्रिफाइसेस, चलिए देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं सैक्रिफाइसेस की, चलिए देख लिया। नंबर 1, फर्स्ट राजसूया, राजसूया सैक्रिफाइस, लिख लीजिए फिर बताता हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देन लिखिए अश्वमेध, बी अश्वमेध, अश्वमेध सैक्रिफाइस। देन लिखिए सी वाजपेया, वाजपेया सैक्रिफाइस। चलिए क्लियर, लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, प्लीज सी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ही परफॉर्म द राजसूया सैक्रिफाइस व्हिच वाज सपोज्ड टू काउंटर सुप्रीम पावर ऑन हिम, टू कन्फर सुप्रीम पावर, किस पे, ऑन किंग, किंग पे सुप्रीम पावर। और ये सब कर क्यों रहे हैं भाई, ताकि लोगों को बता सकें कि भैया ये तुम्हारा राजा है। क्यों, क्योंकि कुछ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है उसके साथ, ही इज अमंग, ही इज ऊपर, समझ रहे हो। पहले सोसाइटी में एक इक्वालिटी थी, लेकिन अब इक्वालिटी नहीं बच रही है, यहीं से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा सोसाइटी का, समझ रहे हो, फिर वर्णा सिस्टम आ जाएगा सोसाइटी में, देखेंगे हम लोग यही चीज। पहले इक्वालिटी थी लेकिन अब नहीं बच रही है। आगे देखिए लिखा है अश्वमेध, अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स रन अनइंटरप्टेड, है कि नहीं, अश्वमेध सैक्रिफाइस सुना होगा आप लोगों ने, अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता आपके, अनइंटरप्टेड कंट्रोल ओवर एन एरिया in which the horse, not the horse, the royal horse ran uninterrupted, या ran, बस समझ लीजिए आप, क्लियर। और फिर उसके बाद यहां पर पॉइंट नंबर सी, वाजपेया सैक्रिफाइस की बात करेंगे, तो लिखा है ऑल्सो परफॉर्म द वाजपेया और द चैरियट रेस इन विच द रॉयल चैरियट वाज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट द किंग्समैन, ठीक है ना, चैरियट रेस है। और चैरियट रेस क्यों, ताकि राजा को जिताएं अपने किंग्समैन के खिलाफ। बात समझ में आ रही है, ये सब कर क्यों रहे हैं, बताया मैंने आपको, टू शो किंग्स अथॉरिटी, किंग की अथॉरिटी को दिखाने के लिए ये चीज लोगों के सामने यहां पर ये किया जा रहा था। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब यहां पर आएगा टैक्सेशन सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखा हुआ है, लिख देता हूं आपको यहां पर मैं, नेक्स्ट प्लीज कम बैक हियर, यहां जगह तो नहीं बची, लेटर वैदिक पीरियड, चलिए यहीं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर यहां जनपद शुरू हो गया, किंग इलेक्शन शुरू हो गया, किंग को पावरफुल दिखाना। नंबर 4 टैक्सेशन सिस्टम स्टार्टेड, टैक्सेशन सिस्टम की यहां पर क्या हो गया, बर्थ। कैसे पता चलता है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रहित्री प्रोबेबली डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर, मतलब ये टैक्स कलेक्ट करता था, कौन, संग्रहित्री। नोट करिए ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, कुछ भी अलग से नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, वही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स सीम टू हैव बिकम कॉमन, कॉमन चीज हो गई थी टैक्स कलेक्ट करना। दे वेर प्रोबेबली डिपॉजिटेड, टैक्सेस की बात कर रहा है, टैक्सेस वेर डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रहित्री, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्लियर है यहां तक बात। तो टैक्स बता दिया मैंने आपको, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ टैक्स के बारे में, सैक्रिफाइसेस के बारे में बता दिया, इसके अलावा मैंने आपको सभा डोमिनेट करती है वो बता दिया, एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। राजा की जो पोस्ट थी, अच्छा अगेन यहां पर भी वॉलंटरी, ऐसा नहीं है वॉलंटरी गिफ्ट खत्म हो जाएंगे, बलि अभी भी सिस्टम चल रहा है, वो यहां पर भी कंटिन्यू होता रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं, हम बात करते हैं यहां पर सोसाइटी की, इंपॉर्टेंट है बहुत, 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे, वो यहां पर समझ लेते हैं, 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखिए सोसाइटी,
प्लीज राइट सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड। अब ऋग्वेदिक पीरियड में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ऑफ कोर्स ऋग्वेदिक पीरियड, और यहां हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। चलिए देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, कैसी है, ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल है ना, ट्राइब्स में लोग रह रहे हैं, एक ही खानदान के लोग मिलेंगे, एक ही खानदान, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एक ही खानदान, मतलब दे हैव फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है ना, समझ रहे हो, ऐसा समझ लो आप, एक ही खानदान के लोग मिल रहे हैं, समझने के लिए बता रहा हूं खाली आपको। लेकिन जब आप बात करेंगे क्या 1000 बीसी, 1000 बीसी में अगेन क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हुई, जाहिर सी बात है आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ, इकोनॉमी क्या हो गई, चेंज्ड, इकोनॉमी चेंज्ड, पॉलिटी चेंज्ड। अब इकोनॉमी क्या हो गई थी, एग्रीकल्चर बेस्ड, पॉलिटी क्या हो गई थी, पॉलिटी कैसी हो गई, कई सारे पॉइंट्स थे। पॉलिटी में आप देखोगे एक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका निकल के आ गया, सिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी विल चेंज, बताया ना मैंने आपको, एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, अफगानिस्तान इकोनॉमी एंड पॉलिटी, सोसाइटी कैसी है, अमेरिका इकोनॉमी एंड पॉलिटी, सोसाइटी इज डिफरेंट, क्लियर, सोसाइटी यहां चेंज होनी थी, और वो यहां पर भी हुआ। ट्राइबल सोसाइटी की जगह अब आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर यू विल फाइंड, यहां पर कुछ पॉइंटर्स आपको नोट करने हैं, नोट करिएगा। सोसाइटी अलग अलग प्रकार की मिलके आई, क्यों, अब सोचो, जब मैंने आपको बताया नए नए प्रोफेशंस आ गए थे, न्यू प्रोफेशंस, आई टोल्ड यू, इनिशियली ऋग्वेदिक पीरियड में लोग प्रोफेशन के बेसिस पे डिवाइड नहीं थी सोसाइटी, आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर अलग प्रोफेशन कर रही हैं, एंड वी लिव अंडर द सेम रूफ, हम एक ही छत के अंदर रह रहे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में कोई क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस नहीं थे, शुरू हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, बट द डिफरेंसेस वर नॉट शार्प। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब ऑक्यूपेशन डिफरेंट आ गए थे, तो यहां पर अलग अलग यहां पर चीजें शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है, वर्ण सिस्टम, और वर्ण सिस्टम में आपको चार चीज मिलती है, ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जरा बात समझना, बात समझिएगा, सोसाइटी, तो सबसे बड़ी बात है जो ब्राह्मण थे, मतलब द ग्रो को पहला पॉइंट मार्क कर लो एनसीईआरटी के अंदर, द ग्रोइंग कल्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो शुरू हुआ है उसकी आप तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन लिखा है, द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस इनॉर्मसली एडेड टू द पावर ऑफ ब्राह्मण्स। अब चूंकि ये जो सैक्रिफाइसेस का टाइम चल रहा था, कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, या सैक्रिफाइसेस का जो कल्ट है, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्राह्मण्स की पावर जो है यहां पर क्या हुई, बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। द rise in importance of the Brahman is peculiar development which is not found in the Aryan societies outside India। ये बात समझ में आ गई, वर्ण सिस्टम क्यों, क्योंकि अब यहां देखोगे कि भाई रिचुअल्स हो रहे हैं, जब आप रिचुअल्स कर रहे हो, सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, भाई अश्वमेध कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर ब्राह्मणों की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में क्या हुआ, ब्राह्मण पावरफुल हो गए, वही चीज यहां बता रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण से यहां गए। अब क्षत्रिय क्या थे, क्षत्रिय ऑब्वियसली क्षत्रिय वॉरियर क्लास हो गया, वैश्य कॉमन पीपल, ठीक है, लिखा हुआ है वैश्य के बारे में, वैश्यास कॉन्स्टिट्यूटेड दी कॉमन पीपल एंड दे वर असाइंड टू डू प्रोड्यूसिंग फंक्शंस, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग फंक्शंस सच एज एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग एटसेट्रा। ये कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल, और काम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, वॉरियर्स, वॉरियर, ये काम क्या कर रहे हैं, कॉमन पीपल, प्रोडक्शन एक्टिविटी, कैटल ब्रीडिंग, ये सब काम है इनका, ठीक है। एंड शूद्रास ऑफ कोर्स, देखो शूद्रा के लिए मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली बता देता हूं,
लिखा हुआ है yes, the process, just a minute. Yes, towards the end of the Vedic period, they began to engage in trade. कौन? Vaishyas. The Vaishyas appear to be the only tribute payers in the later Vedic times. Tribute payers, जो ट्रिब्यूट देते थे, ये उनमें से आ गए थे. And Brahmanas and Kshatriyas were represented as living on the tributes collected from the Vaishyas. तो ये हो रहा था कि भाई ये जो लोग यहाँ पर ट्रिब्यूट्स कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये लोग जो ट्रिब्यूट्स यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, इनके ट्रिब्यूट्स पे ही ऐसा बोला गया कि भाई ब्राह्मण और क्षत्रियास यहां पर रह रहे, ऐसा आर.एस. शर्मा बोल रहा है. ठीक है, मैं तक बात समझ में आ गई. द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेटिंग द मास ऑफ द ट्राइब्समैन टू द पोजीशन ऑफ ट्रिब्यूट पेयर्स वाज लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड. वी हैव सेवरल रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग द रिफैक्टरी पीपल. ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं है. अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट है. ऑल द 3 हायर वर्णास शेयर्ड वन कॉमन फीचर. दे वर एंटाइटल्ड टू उपन्याय और इन्वेस्टर विद द सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्र. क्लियर है, ये 3 यहां पर देखो एक कॉमन. लेकिन द 4th वर्ण वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द सेक्रेड थ्रेड. ये सेक्रेड थ्रेड यहां पर इनको नहीं मिलता था, शूद्रास को. क्लियर. सेरेमनी एंड द रेसिटेशन ऑफ गायत्री मंत्र, ये भी अलाउड नहीं था. एंड विद दिस बिगैन द इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटीज ऑन द शूद्रास. तो ये सब चीजें यहां पर इनको नहीं मिलती थी. एक तो ये हो गया वर्ण सिस्टम. दूसरा आता है यहां पर नंबर 2, प्लीज राइट, आश्रम सिस्टम. आश्रम सिस्टम आपकी एनसीईआरटी में इसके बाद आश्रम सिस्टम. तो देखो यहां पर 4 सिस्टम. क्या? पहला ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ. ठीक है ना. फिर लिखिएगा गृह, फिर लिखिएगा गृहस्थ, ब्रह्मचारी, स्टूडेंट, गृहस्थ, हाउस होल्डिंग, हाउस होल्डर्स. एनसीईआरटी लिखा हुआ है गृहस्थ, हाउस होल्डर. फिर उसके बाद लिखिए, वन प्रस्था. फिर लिखिए वन प्रस्था. ये 3 आश्रम सिस्टम, जो आश्रम्स थे, ये बेसिकली आपको मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में. बट द 4th आश्रम सन्यासी, वो इतना आपको देखने को यहां पर नहीं मिलता है. इतना प्रॉपरली यहां पर वो डेवलप नहीं हुआ था. सन्यासन 4th, ये इतना प्रॉपरली अभी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन ये 3 अच्छे से डेवलप थे. तो आश्रम सिस्टम भी वहां पर एग्जिस्ट करता था. वो आपका नेक्स्ट इसी में यहां पर लिखा हुआ है. आश्रम्स आर और 4 stages of life were not well established in the Vedic times. In the post-Vedic text, we hear of 4 ashrams: brahmachari, that is the student, then grihasth or householder, vanprasth or hermit, and sannyasin or ascetic, who completely renounce the worldly life. ठीक है ना. तो ये सिस्टम यहां पर दिया. वो सोसाइटी किस प्रकार की थी? वर्ण सिस्टम था, आश्रम सिस्टम था. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, प्लीज यहां मेंशन कर लीजिए. 3rd, गोत्र सिस्टम. गोत्र सिस्टम. अब गोत्र सिस्टम यहां पर आया तो पहले गोत्र का मतलब अलग था, है ना. एनसीईआरटी बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज, क्योंकि देखो कहीं कहीं कुछ चीजें क्या मैथोलॉजिकल होती हैं, जहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें जो है सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं. इसलिए मैं बहुत ही प्रिसाइज रहना चाहता हूं. एंड दैट इज वाई मैं यहाँ पर किताब लेके खड़ा हूं. मैं आपको पढ़ रहा हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र के बारे में. लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक टाइम्स. लिटरली इट मीन्स द काउ पेन, यानी कि और द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू द होल क्लैन आर केप्ट. कैटल जो किसी पूरे क्लैन को बिलोंग करती है, यहां रखी जाती है, उसको बोला जाता है गोत्र. बट इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ साथ, इट सिग्निफाइड डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. बाद में ये आ गया कि गोत्र मतलब आप एक कॉमन एंसेस्टर से आप डिसेंडेंट हैं. गोत्र क्या है आपका? ठीक है. पीपल बिगैन टू प्रैक्टिस गोत्र एक्सोगैमी. अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां चूंकि गोत्र सिस्टम का मतलब क्या निकल के आया, चेंज हो गया इसका मतलब. अब क्या आ गया गोत्र सिस्टम? कॉमन डिसेंडेंट है आपके, कॉमन डिसेंडेंट. तो लोग क्या प्रैक्टिस करने लगे? पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, प्लीज राइट, लिखिएगा गोत्र एक्सोगैमी. गोत्र एक्सोगैमी का मतलब क्या है भाई? सेम गोत्र है, इसका मतलब आप सेम एंसेस्टर से आ रहे हैं, इसका मतलब भाई बहन हो जाएंगे, शादी नहीं कर सकते. ये पॉइंट था मतलब. ठीक है ना. तो वही चीज लिखा हुआ है लास्ट में, नो मैरिज कुड टेक प्लेस बिटवीन पर्संस बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र और हैविंग द सेम लीनिएज. आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर. ये 3 पॉइंट क्लियर होगा यहां पर. ठीक है. इसके बाद एक पॉइंट और आता है
और आपके एनसीईआरटी में ही ऊपर दिया हुआ है, एंड दैट इज इन द फैमिली वी नोटिस इंक्रीजिंग पावर ऑफ फादर। देखिएगा पॉइंट नंबर 4, यस प्लीज, 1 2 3 यहां लिख रहा हूं 4। जो फादर की जो पावर है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यू विल फाइंड कि सन को आप डी इनहेरिट भी कर सकते हो, तो इनहेरिट होता है ना, तो आप सन को हटा भी सकते हो, डिस इनहेरिट हिज सन। फादर पावर इंक्रीज हो गई, फादर कुड कैन डिस इनहेरिट हिज सन, ये भी पॉसिबिलिटी यहां पर थी। तो बेसिकली फादर की जो वैल्यू है वो यहां पर सोसाइटी के अंदर या फिर फैमिली के अंदर यहां पर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये चीज यहां पर मेंशन किया गया है। और जनरली वुमेन की जो पोजीशन है वो यहां पर क्या हो गई थी, वुमेन की पोजीशन गिर गई थी। पॉइंट नंबर 5 इसी के साथ जोड़ लीजिए कि वुमेन की जो पोजीशन है क्या हो गई, गिर गई। भाई अभी तक आप देखोगे अब वुमेन की पोजीशन भाई क्या हो गया, अब आप गोत्र मैरिज नहीं कर सकते। तो पॉइंट इज कि होगा कैसे, यहां पर शुरू हो गए थे फिर क्या, आपके मैट्रिमोनियल लाइंसेस दूसरे राजाओं के साथ, एक्सपेंशन इजी हो जाता था, अपनी लड़की दे दी उनको, मैट्रिमोनियल लाइंस हो गया, ये चीज होने लग गया। क्लियर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है यहां पर बताई गई हैं। आई थिंक ये हो गया। अब आता है लास्ट पार्ट है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द रिलीजन। दिस इज रिलेटेड टू रिलीजन, प्लीज सी, रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, सिंपल। एक तरफ आपको मिलेगा क्या, ऋग्वैदिक पीरियड, और एक तरफ आपको मिलेगा क्या, लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड क्या गॉड्स थे यहां पर, इंद्र, क्या थे, अग्नि, क्या थे, पुरंदर। बता चुका हूं आपको सभी, टोल्ड यू ऑलरेडी टॉट यू, इंद्र, अग्नि, पुरंदर, ठीक है ना। बट हियर यू विल सी रिलीजन भी चेंज हुआ, सोसाइटी बदल गई, सोसाइटी अलग हो गई तो उसके रिलीजन भी अलग हो जाएगा। यहां पर अभी बताया मैंने क्या, ब्राह्मणिकल रिलीजन। अब चूंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन यहां पर आ गया था, और इसका रीजन भी आपको बता दिया मैंने कि जैसे कोई भी सैक्रिफाइस रिचुअल हो रहा है तो उसमें ब्राह्मण्स की रिक्वायरमेंट है, ब्राह्मण्स हैं उसमें वो रिचुअल्स के लिए, तो उनका डोमिनेशन हो गया, और फिर रिलीजन भी ब्राह्मणिकल रिलीजन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको और चीजें बताना चाहता हूं। हाँ, तो टू आउटस्टैंडिंग ऋग्वेदिक गॉड्स इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। लेकिन जो यहां पर किसकी इंपॉर्टेंस आई, अच्छा ब्राह्मणिकल रिलीजन, तो एक बात समझ में आ गई कैसे, ये बात क्लियर हो गई है ना। इसके अलावा यहां पर जो आपको और दिखे, जो रिलीजन दिखे, वो क्या, प्रजापति, द क्रिएटर, ये यहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ गई इनकी। प्रजापति द क्रिएटर केम टू ऑक्यूपाई सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड, ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन यहां बनती। इसके अलावा जो माइनर गॉड्स थे, किसके, माइनर गॉड्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, उनकी पर उनका जो इंपॉर्टेंस है क्या हुआ, उनका इंपॉर्टेंस यहां बढ़ गया। ठीक है, और वो लिखा हुआ है कि जैसे सम ऑफ द अदर माइनर गॉड्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड आल्सो केम टू फोरफ्रंट, जैसे रुद्र इज गॉड ऑफ एनिमल्स, एग्जाम्पल रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल विष्णु, प्रोटेक्टर। ये सब ज्यादा नाम यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स बिगैन टू बी वर्शिप्ड, यानी कि आइडल वर्शिप, ऑब्जेक्ट्स बिगैन टू बी वर्शिप्ड, ऑब्जेक्ट्स बिगैन टू बी वर्शिप्ड। सब एनसीईआरटी के पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं क्या डिफरेंस था। फिर और आगे आइए, लिखा हुआ है पूषण, गॉड ऑफ शूद्रास, Pushan, who was supposed to look after cattle, came to be regarded as god of Shudras. Please note, सब आपको लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। Pushan, god of Shudras. Please mention it. Clear? ठीक है भाई,
अच्छा, अब इसके बाद जो और चीजें मेंशन करनी है वो ये करनी है कि अबाउट दी सैक्रिफाइसेस, जो कुछ चीजें बची हुई हैं बता देता हूं। यस, एक तो ये हो गया ब्राह्मणिकल रिलीजन था और ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद जो आपको बताना है मुझे रिलीजन में, वो बताना है अबाउट दी सैक्रिफाइस। रिलीजन में क्या हो रहा था? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो दो प्रकार, एक पब्लिक सैक्रिफाइस जिसमें राजा और उसके जो मंत्री परिषद है सब थे, तो पब्लिक सैक्रिफाइस, और एक होता था प्राइवेट सैक्रिफाइस जो इंडिविजुअल अपने घर में कर रहा है। ये चीजें चलने लगी थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए सैक्रिफाइसेस वो कैसी हो रही है, किलिंग ऑफ एनिमल्स, ये देखिए भाई सैक्रिफाइस, और क्या हो रहा है सैक्रिफाइस में? किलिंग ऑफ एनिमल्स। ये सब लेटर वैदिक पीरियड में हो रहा है, आपको लेटर वैदिक टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है। किलिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स, मैं नहीं कह रहा हूं, टेक्स्ट बोल रहा है, आर एस शर्मा कह रही है। क्लियर? अब देखिए ये जो सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हैं, किलिंग ऑफ एनिमल्स हो गया या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉमनवेल्थ, ये सब आपको करने के लिए यू नीडेड क्या? चार्म्स एंड स्पेल्स। वही चीज यानी कि जो अथर्ववेद में है, चार्म्स एंड स्पेल्स। और इन चार्म्स एंड स्पेल्स को कौन करेगा? ब्राह्मण्स। इससे क्या हुआ? डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। क्लियर हुआ? रटना नहीं है दोस्त, एकदम चांस है। हैरी पॉटर की मूवी याद कर लो, बड़ा ही फेमस एक उनका जादू था हैरी पॉटर में। अगर आप में से कभी किसी ने देखी है बताइएगा मुझे। उसका नाम था पेट्रोना चार्म थी शायद, पेट्रोना में नाम, मैं वही भूल रहा हूं उसका, बड़ा ही बढ़िया नाम था। एग्जाम्पेल या एग्जाम्पलर पैट्रोना ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं भूल रहा हूं। किसी को ना सही नाम याद हो बताना मुझे, ठीक है। और उसके वो सब थे, वेरीवर्ता, अल्मोहा, स्टूपिफाई, है ना, कर्सेस थे। तो वैसे ही है बेसिकली, यहाँ पर ये चार्म्स एंड स्पेल्स थे और इनको करने के लिए ब्राह्मण का इसलिए यहाँ पर डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चार्म्स एंड स्पेल्स जो थे ये बनाए किसने थे? ये बनाए थे जो ये फॉर्मूले थे, है ना, इसको अडॉप्ट इन सबको किसने किया था? ब्राह्मण्स ने किया था। और जब ब्राह्मण्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका डोमिनेंसी जो है वो यहां पर बनी रहेगी। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा देखिए अब इस तरह के जब चार्म्स होते थे, कुछ होते थे, तो क्या होगा? प्लीज राइट। जब इस तरह की चीजें होंगी तो क्या होगा? यहां आती थी गिफ्ट्स, ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स किसको? टू ब्राह्मण्स। अगेन मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आर एस शर्मा बोल रही है। जैसे एग्जाम्पल मिलता है कि 2,40,000 काउज को यहां पर किया गया था ऑफर, गिफ्ट। एनसीईआरटी लिखा हुआ है, वी हियर दैट एज मेनी एज 2,40,000 काउज वर गिवन एज दक्षिणा और गिफ्ट। दक्षिणा। अब इसके अलावा खाली क्या काउज होती थी? नहीं, इसके अलावा आप देखोगे तो हॉर्सेस, गोल्ड, ठीक है ना। इसके अलावा और देखो लिखा है क्लॉथ, समटाइम लैंड ऑल्सो, क्लॉथ, ठीक है ना। ये कभी कभी आपको क्या देता कि जो प्रीस्ट होते थे वो खुद ही लैंड क्लेम कर लेते थे आपकी, क्लेम्ड लैंड, ठीक है। दिस इज अबाउट दी रिलीजन। अब जो लास्ट पैराग्राफ है आपका इस एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का, वो यहां यही बता रहा है कि क्या क्या चेंजेस टोटल हुए और वहां पर यही पॉइंटर्स लिखे हुए। तो ये जो आपका मैंने पहला स्लाइड बताया था वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला। दिस इज दी लास्ट स्लाइड। अल्टीमेटली लास्ट जो पैराग्राफ है वो आपकी इसकी बात करता है। ये एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये चीज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दोस्त मैं ये आपको नोट्स यहां पर छोड़ देता हूं या ना छोड़ूं, क्योंकि आप पढ़ तो चुके हो, बट हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एग्रीकल्चर शिफ्ट्स barley to rice and wheat in the later Vedic period. Wheat became a staple, right? Rice was introduced in Doab. It was called Virihi. बता चुका हूँ, rice remains from Hastinapur around the, छोड़ देता हूँ उसको,
चाहो तो छोड़ देता हूँ, नोट्स आपके लिए बने हुए हैं यहाँ पर, है ना, यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना। वैदिक टेक्स्ट एक्सकेवेशन, ये सब चीज़ें आप ये नोट्स में, या तो कहूँ अलग से डलवा दूंगा नोट्स, मैं इसको अलग से डलवा दूँ क्या? चलो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, अलग से डलवा देता हूँ, ये रहने दो, इसी में पढ़ा रहने देते, तो आपको पढ़ने में ईजी रहेगा, एक की जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो की ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हुए थे वो देखिए। इमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स, जनपद बता चुका हूँ, पॉलिटी वाला, ठीक है ना, अंडर दी क्षत्रिय रूलर्स। क्यों? अच्छा एक चीज और है लास्ट में जो बताना चाहता हूं, वो ये कि भाई फिर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, ये लिखा हुआ है देखो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड began a strong reaction against priestly domination, ऐसे लिख लो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड क्या होने लगा? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट priestly domination, ठीक है, ये चीज यहां पर ध्यान रखना। अब बाकी दोस्त मैंने इसके बारे में आपको यहां पर सब चीजें बता दी हैं, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सब चीजें यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऋग्वेद में पहले क्या था? ट्राइबल असेंबलीज थी, वो डिक्लाइन हो गई, है ना, उसकी जगह विधाता, वैनिश, सभा एंड समिति, ये रिमेन्ड लेड बाय चीफ एंड नोबल्स, सभा ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, है ना, परिषद में, ये सब चीजें यहां पर जो है मेंशन करी गई है, ठीक है ना। लार्जर किंगडम्स बनने लग गए, जनपद, ट्राइबल अथॉरिटी शिफ्टेड टू टेरिटोरियल कंट्रोल, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। पंचाला वाज द नेम ऑफ द पीपल, देन इट बिकेम अ नेम ऑफ द रीजन। तो पहले कैसे होता था? पहले जो ट्राइब वहां रह रही थी उसी के नाम पे वो एरिया जो है रखा जाता था, क्लियर है। न्यू कॉन्सेप्ट, एरिया वाज नेम्ड आफ्टर दी, देखो, एरिया वाज नेम्ड आफ्टर दी सेटलिंग ट्राइब, जो ट्राइब सेटल कर गया, जैसे पंचाला, देन द रीजन बन गया। राष्ट्र कॉन्सेप्ट इमर्ज एज अ टेरिटोरियल इंडिकेटर, राज्य टर्म जो है इंट्रोड्यूस्ड डिनोटिंग सॉवरेन पावर, ये सब नए नए चीजें आने लग गए। इलेक्शन ऑफ किंग स्टार्ट हो गया, ट्रेसेस ऑफ किंग्स इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, राजा जो है वॉज इलेक्टेड हो गया बेस्ड ऑन दी फिजिकल एंड दी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बेसिस पे राजा को यहाँ सेलेक्ट करने लगे। ट्राइबल लीडर्स विद फार्मिंग एंड कॉम्बैट स्किल्स वे चूजन एज ट्राइब चीफ्स, ट्राइब को चीफ बना दिए जाते थे, है ना, उनकी जो ट्राइब्स और कॉम्बैट स्किल, फार्मिंग और कॉम्बैट स्किल होती थी। एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप कैसे हुई? राजा रिसीव्ड क्या? बलि या वॉलंटरी गिफ्ट्स, वॉलंटरी बलि टर्न इनटू फोर्सेबल कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो वही वॉलंटरी जो बलि होती थी उसको फोर्सेबली लेने लगे। रूलर्स एम टू मेक प्रिविलेजेस हेरिडिटरी, ये जो प्रिविलेजेस उनको मिलने लग गए थे, जो बलि अभी तक वॉलंटरी थी अब वो उसको फोर्सफुल कर दिया गया, तो जो प्रिविलेज यहाँ राजा को मिलते थे उसको क्या करने लगे? पुश करने लग गए। नॉट ऑलवेज स्मूथ सक्सेशन, महाभारत साइट्स दुर्योधन यूसर्प्शन, मतलब कैसे ये पॉइंट आता है, इसको चाहे मैं मेंशन कर सकता हूं। The Mahabharata tells us that Duryodhan, the younger cousin of Yudhishthir, usurped power. So for the sake of territory, the families of Pandavas and Kauravas practically destroyed themselves. Territory के लिए ये जो families थी पांडवास और कौरवास की, वो डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने एक दूसरे को। The Bharat battle shows the kingship knows no kingship, no kinship. तो भारत जो बैटल है वो ये बताती है, बैटल ऑफ भारत ये बताती है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कोई किंगशिप नहीं, हम एक फैमिली के हैं, हमारा खून है, कोई मतलब नहीं, राजाशाही मतलब राजाशाही, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर दोस्तों वो दी गई। तो दोस्तों आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, तो यू कैन जस्ट गो ऑन रीड इट, और ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा दिया, बाकी सब यहाँ पर नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।